हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? अमर है, बढ़िया होंगे। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। एक तीर से दो शिकार। जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि काव्या ने राजकुमार शौर्य को उस हमलावर के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात बताई थी, जिससे कि उन्हें उसको पकड़ने में काफी मदद मिलती। अब उनके पास हमलावर की पहचान से जुड़ी एक नहीं बल्कि दो निशानियां थी। पहला तो उस हमलावर की कलाई पर एक निशान बना है और साथ ही उसके हाथ की एक उंगली भी कटी हुई है। इसी आधार पर शौर्य उस हमलावर को ढूंढने के लिए कुछ सैनिकों के साथ अपनी तलाश शुरू करता है। हमलावर की पहचान से जुड़ी यह खबर राजकुमार विक्रांत को भी मिल जाती है और उसे अपना भेद खुलने का डर लग जाता है। इस वजह से अब वह भी उस हमलावर की तलाश शुरू कर देता है, ताकि शौर्य के उस तक पहुंचने से पहले ही वह उसे खत्म करके सारे सबूत और गवाह मिटा दे। रात का समय राजमहल के अंदर। राजकुमार शौर्य ने उस हमलावर को ढूंढने के लिए अपनी तलाश तेज कर दी थी और पूरे राज्य में अपने सैनिकों और जासूसों को फैला दिया था, ताकि वह जल्द से जल्द उस हमलावर को पकड़ सके। तभी उसे एक जासूस से यह संदेश मिलता है कि वह हमलावर पहाड़ी के पीछे के जंगल में छुपा हुआ है और वह उसे पकड़ने के लिए कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर उसी वक्त उस जंगल में चला जाता है। क्योंकि विक्रांत ने शौर्य पर नजर रखी हुई थी, इसलिए उसे भी इस बात की जानकारी मिल जाती है कि शौर्य को हमलावर के ठिकाने के बारे में पता चल गया है और वह उसे पकड़ने के लिए कुछ सिपाहियों के साथ पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जा रहा है। और इसलिए अब वह भी अपना वेश बदलकर अपने चेहरे पर एक काले रंग के कपड़े का नकाब पहनकर सबकी नजरों से बचते हुए शौर्य के पीछे चला जाता है, ताकि वह शौर्य के उस हमलावर को पकड़ने से पहले ही उसे खत्म कर दे। कुछ ही देर में शौर्य अपने सैनिकों के साथ उस पहाड़ी के पीछे जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर वह हमलावर छुपा हुआ था। उस हमलावर को भी खतरे का एहसास हो जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। शौर्य उसका पीछा करता है और फिर एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि वह हमलावर लड़ने में बहुत माहिर था, इसलिए खुद को बचाने के लिए वह सारे पैतरे आजमाता है। लेकिन आखिरकार शौर्य उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो ही जाता है और वह उसे गिरफ्तार करके सैनिकों के साथ महल की तरफ ले जाने लगता है कि तभी विक्रांत, जो अपने चेहरे को काले रंग के नकाब से ढके हुए था, एक पेड़ के पीछे से छुपकर उस हमलावर पर जहर लगे तीर से निशाना लगाता है। यह तीर सीधा उस हमलावर के कंधे के नीचे लगता है, जिससे कि वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। उस हमलावर पर तीर चलाने के बाद विक्रांत जल्दी से वहां से भागने लगता है। शौर्य उसे भागते हुए देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। शौर्य उस नकाबपोश इंसान को पकड़ने के लिए उस पर एक तीर चलाता है, जो कि सीधे विक्रांत के पैर पर लगता है। तीर लगने की वजह से उसका थोड़ा खून भी निकलता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त रात का दूसरा पहर चल रहा था, इसलिए जंगल में काफी अंधेरा फैला हुआ था, जिस वजह से पैर पर चोट लगने के बावजूद विक्रांत अंधेरे का फायदा उठाकर शौर्य को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और एक खुफिया रास्ते से छुपकर महल के अंदर आ जाता है। राजकुमारी मोहिनी, जो उस वक्त महल में घूम रही थी, राजकुमार विक्रांत को घायल हालत में इस तरह से सबसे छुपते हुए महल के अंदर आते हुए देख लेती हैं। लेकिन अभी वह इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। लाख कोशिशों के बावजूद शौर्य ना तो उस हमलावर को जिंदा पकड़ पाया था और ना ही इस खेल के पीछे छुपे असली खिलाड़ी को, इसलिए अभी उसको खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर भी वह अपने मन में खुद से ही यह वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस हमले के पीछे छुपे असली इंसान का चेहरा सबके सामने जरूर लेकर आएगा। और इसी वादे के साथ वह महल वापस लौट आता है, क्योंकि उस हमलावर से लड़ाई के दौरान शौर्य के हाथ पर भी चोट लग गई थी। लेकिन वह इस बारे में वहां पर किसी को भी नहीं बताता है और महल पहुंचते ही बस एक सेवक से अपने जख्म पर लगाने के लिए कुछ पट्टियां और दवाइयां अपने कमरे में लाने के लिए कहता है और अपने कमरे में जाकर अपने हाथ की चोट पर बंधा हुआ कपड़ा खोलता है। इतने में वहां शौर्य के पास दवाइयां और जख्म पर लगाने वाली कुछ पट्टियां एक ट्रे में लेकर उस सेवक की जगह राजकुमारी मोहिनी आ जाती है। उन्हें इस वक्त वहां देखकर शौर्य को अजीब लगता है, क्योंकि उसने अपनी चोट का जिक्र महल में किसी से भी नहीं किया था, बल्कि यह सारा सामान तो एक सेवक से लाने के लिए कहा था। तो फिर राजकुमारी मोहिनी को यह कैसे पता चल गया कि वह घायल है? इसलिए शौर्य अपने चेहरे को थोड़ा सा सख्त बनाकर राजकुमारी मोहिनी से कहता है, यह आपका काम नहीं है। मैंने ये सब एक सेवक को लाने के लिए कहा था और आप यहाँ पर मेहमान हैं। आपको ये सारा सामान लेकर इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए।
अगर इस वक्त किसी ने आपको मेरे साथ मेरे कमरे में देख लिया तो वह इसका कोई गलत मतलब भी समझ सकता है। इसलिए ये सामान वहीं पर रख दीजिए और फौरन यहाँ से चली जाइए। मोहिनी शौर्य की बात का कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि शौर्य के पास जाकर बैठ जाती है और वह दवाइयों वाली ट्रे वहीं पास में ही रखकर उसमें से एक रुई उठाकर शौर्य का जख्मी हाथ देखते हुए कहती है, ये काफी गहरा लग रहा है, खुद से दवाई लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। इतना कहकर वह शौर्य का हाथ पकड़कर उस जख्म को रुई से साफ करने लगती है। मोहिनी को ऐसा करते देख शौर्य झटके से अपना हाथ उसके हाथ खींच लेता है और फिर उस पर खुद से दवाई लगाते हुए कहता है, आप गलत है, ये मैं खुद से आसानी से कर सकता हूँ। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे भी जिंदगी ने मुझे इससे ज्यादा गहरे जख्म दिए हैं, उसके सामने तो यह चोट बिल्कुल ही मामूली है। उसकी बात सुनकर मोहिनी मुस्कुराकर शौर्य की तरफ अपनी तीखी नजरों से देखते हुए कहती है, फिर भी जख्म चाहे शरीर पर लगे हो या जिंदगी के दिए, अगर कोई दूसरा उन पर मरहम लगाएगा तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। अगर खुद से कोशिश करेंगे तो ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। शौर्य उसकी बात को काटते हुए बहुत ही बेफिक्र अंदाज में कहता है, मैंने अपने दर्द को सहना नहीं बल्कि उसके साथ रहना सीख लिया है, इसलिए आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसके लिए किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह अपने हाथ पर खुद से दवाई लगाकर उस पर पट्टी बांधने लगता है, लेकिन उसके एक हाथ से वह पट्टियां ठीक से बन ही नहीं पा रही थी। शौर्य की खुद से पट्टियां बांधने की यह नाकाम कोशिश को देखकर मोहिनी मदद के लिए एक बार फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आपकी मदद नहीं कर रही हूँ, बल्कि खुद पर से आपका एहसान उतार रही हूँ। मैं अपने ऊपर किसी का एहसान बकाया नहीं रखती हूँ, बस यही समझ लीजिए ऐसा करके आपका एहसान चुका रही हूँ। इतना कहकर वह शौर्य के हाथ पर उस पट्टी को ठीक से बांधने लगती है। मोहिनी की बातें सुनकर शौर्य को समझ में आ जाता है कि मोहिनी इस वक्त उससे उस दिन जंगल में अपनी जान बचाने के बारे में एहसान वाली बात कर रही है। शौर्य किसी की नजरों में खुद को अच्छा बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका यह मानना था कि अच्छाइयाँ सिर्फ इंसान को कमजोर ही बनाती है, और उसका ऐसी सोच रखना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उसके पिता ने भी तो सिर्फ प्रजा की नजरों में अच्छा बनने के लिए ही उसके साथ नाइंसाफी करते हुए उसे खुद से और इस महल से उसे दूर भेज दिया था। अगर इसके बदले वो उसे खुद से दूर न करते हुए लोगों की नजरों में बुरे बन जाते तो शायद आज शौर्य के पास भी वह सब कुछ होता जो महल में दूसरे सभी राजकुमारों के पास है। बाकी सब चीजों के बारे में तो उसको कोई खास परवाह नहीं थी। उसे अगर कुछ चाहिए था तो बस अपनी माँ का प्यार और अपने पिता का साथ, जिससे कि महल में किसी को भी उसे उसकी औकात बताने की हिम्मत न होती। इसलिए वह लोगों की नजरों में खुद को बेरहम और गुस्से वाला ही दिखाता था, ताकि कोई भी इंसान उसको कमजोर समझकर फिर से उसका फायदा न उठा सके। ऐसे में वह मोहिनी के सामने अच्छा बनकर खुद को कमजोर कैसे दिखा सकता था। इसलिए वह मोहिनी से कहता है, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। उस दिन जंगल में मैं भी शिकार करने के लिए ही गया था, बस मुझे शिकार के लिए कहीं पर शेर नहीं मिल रहा था, और जब दिखाई दिया तो वह आप पर हमला करने वाला था, इसलिए उसे मारकर मैंने तो सिर्फ अपने शिकार का शौक ही पूरा किया था, आपकी जान नहीं बचाई थी। मोहिनी मुस्कुराते हुए बहुत ही शरारती अंदाज में शौर्य की ओर देखते हुए कहती है, बड़ी ही दिलचस्प बात है, आप जान बचाते भी हैं और बदले में जान ले भी लेते हैं। मोहिनी की यह बात सुनकर जैसे ही शौर्य उसकी तरफ देखता है तो मोहिनी फौरन से ही अपनी बात को पलटते हुए उसे पूरा करते हुए कहती है, शेर की, मेरा मतलब मेरी जान बचाने के लिए आपका उस शेर की जान ले लेने से है। इस वक्त वह दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। इतने में वह शौर्य के हाथ पर पट्टी को पूरा बांध देती है और वैसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, लीजिए ये तो ठीक से बंध गई, मैंने कहा था ना अकेले करना मुश्किल होगा। उसकी बात सुनकर शौर्य अपनी नजरें उसकी तरफ से हटाकर के अपने हाथ को देखने लगता है, जिस पर मोहिनी ने पट्टी को अच्छे से बांध दिया था। फिर वह इसके लिए मोहिनी का शुक्रिया अदा करता है और उससे वहां से जाने के लिए कहता है। मोहिनी भी शौर्य की बात मानते हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जाते हुए वह एकदम से रुककर पलटकर शौर्य से कहती है, वैसे बहुत ही अजीब बात है कि उस हमलावर को पकड़ने के लिए दो राजकुमार गए थे और वह हमलावर किसी एक के हाथ भी नहीं आया। मोहिनी की ये दो राजकुमारों वाली बात सुनकर शौर्य एकदम से चौंक कर उसकी तरफ देखता है, जैसे उससे पूछ रहा हो कि यह तुम क्या कह रही हो। शौर्य को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए देखकर मोहिनी भी सब समझ जाती है और वह खुद ही आगे बोलती है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं?
क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या राजकुमार विक्रांत आपके साथ नहीं थे? लेकिन जब आप हमलावर को पकड़ने के लिए महल के बाहर गए थे, तभी मैंने राजकुमार विक्रांत को भी महल से बाहर जाते हुए देखा था। इसलिए मुझे लगा शायद आप दोनों एक साथ ही होंगे। लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। यहाँ पर राजकुमारी मोहिनी ने शौर्य को विक्रांत के बारे में बताकर एक बहुत ही जबरदस्त खेल खेला है। क्या आप नहीं समझे कैसे? तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि राजकुमारी मोहिनी ने राजकुमार विक्रांत को महल से जाते हुए नहीं, बल्कि विक्रांत को घायल हालत में सबसे छुपकर महल में वापस आते हुए देखा था। लेकिन वह ये बात सीधे तरीके से शौर्य को बताकर खुद सबका ध्यान अपनी तरफ करके महल में सीधे सीधे किसी की दुश्मनी का सामना नहीं करना चाहती थी। या यूं कहिए कि वह किसी पर सामने से वार करने के बजाय पीछे से सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी लगाने में ज्यादा माहिर है। क्योंकि वह अच्छे से जानती है कि शौर्य खुद ही इस बात की तह तक पहुंच जाएगा। उन्हें तो सिर्फ उसका रुख विक्रांत की तरफ मोड़ना है। वह कहते हैं न कि अक्लमंद को सिर्फ इशारा ही काफी होता है। इस तरह से मोहिनी किसी की नजरों में आए बिना ही शौर्य की मदद कर देंगी, जिससे कि वह शौर्य की नजरों में अपनी जगह भी बना लेंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि विक्रांत की तरफ शौर्य का ध्यान उन्होंने ही मोड़ा था। मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ओके, बैक टू द स्टोरी। राजकुमारी मोहिनी से यह बात जानकर शौर्य को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि महल में जो कुछ भी हो रहा है शायद उसमें कहीं ना कहीं विक्रांत का हाथ हो सकता है। इसलिए सबसे पहले वह ज्यादा कुछ बोले बिना ही राजकुमारी मोहिनी से फौरन ही अपने कमरे से जाने के लिए कहता है। और मोहिनी के वहां से जाने के बाद शौर्य इस बारे में बहुत ध्यान से सोचता है और इन सब बातों से जुड़ी सभी कड़ियों आपस में जोड़ता है। क्योंकि अब तक उनकी जांच जहां तक पहुंची थी उसके मुताबिक उन्हें ये पता लगा था कि किसी ने महल के अंदर से ही उन हमलावरों की मदद करी थी। और जब युवराज पर हमला हुआ था तो उसके कुछ देर बाद सभी राजकुमार तो महल के अंदर ही मौजूद थे, सिवाय राजकुमार विक्रांत के। कोई नहीं जानता था कि विक्रांत उस वक्त कहां पर है। और आज जब शौर्य उस हमलावर को पकड़ने के लिए महल से बाहर गया था, तभी उसके फौरन बाद ही विक्रांत भी महल से बाहर जाता है। अब इन सब चीजों के तार आपस में जुड़कर राजकुमार विक्रांत की ओर ही इशारा कर रहे थे। इसलिए शौर्य बिना वक्त जाया किए फौरन ही विक्रांत से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ जाता है ताकि वह उसे कन्फ्रंट करे। जब शौर्य विक्रांत के कमरे में अंदर जाता है तब उस वक्त विक्रांत वहां मौजूद नहीं होता है। इसलिए शौर्य कमरे से बाहर जाने लगता है, तभी उसकी नजर वहां नीचे फर्श पर बिखरी हुई खून की कुछ बूंदों पर पड़ती है। शौर्य घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठकर उस पर अपना हाथ रखता है तो वह खून उसके हथेली पर लग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह खून की बूंदें अभी कुछ वक्त पहले ही उस फर्श पर गिरी है। तभी शौर्य को याद आता है कि उसने जंगल में उस नकाबपोश इंसान पर अपना तीर चलाया था जो उसके पैर पर लगा था। अब शौर्य को इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि वह इस हमले से जुड़े जिस असली खिलाड़ी को ढूंढ रहा है वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमार विक्रांत ही है। शौर्य गुस्से से अपने उस हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद करता है। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी और वह गुस्से में विक्रांत को ढूंढने के लिए तेजी से कमरे से बाहर चला जाता है। इसी के साथ हमारा ये भाग यहीं पर खत्म होता है। माँ बेटे की नफरत भरी मुलाकात। जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा कि शौर्य को विक्रांत की सच्चाई का पता चल गया है और वह गुस्से से उसे ढूंढता हुआ कमरे से बाहर निकल जाता है। अब पढ़िए आगे। रात का तीसरा पहर। राजमहल के अंदर शौर्य को विक्रांत की सच्चाई के बारे में पता चल गया था और अब वह उसे महल में सभी जगह ढूंढ रहा था, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। शौर्य थोड़ा रुककर सोचने लगता है कि आखिर विक्रांत घायल हालत में इस वक्त महल में कहां पर जा सकता है। तभी उसे अपनी मां का ख्याल आता है। इसलिए शौर्य विक्रांत ढूंढते हुए अपनी मां यानी कि महारानी के कमरे की तरफ जाने लगता है। विक्रांत महारानी के कमरे में ही मौजूद था और पलंग पर बड़े आराम से सो रहा था, या यूं कहिए कि सोने का नाटक कर रहा था। जब शौर्य महारानी के कमरे में पहुंचता है तो विक्रांत को इस तरह आराम से सोते हुए देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह विक्रांत को उठाने के लिए गुस्से में वहीं पास में ही रखे एक बड़े से गुलदान को जमीन पर गिरा देता है। गुलदान के गिरने की आवाज से विक्रांत एकदम से चौंककर उठ जाता है और शौर्य को वहां पर बिल्कुल अपने सामने खड़ा हुआ देखता है। शौर्य के वहां इस तरह से कमरे में आने की वजह से विक्रांत उस पर भड़कते हुए कहता है, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह कोई वक्त हुआ किसी को परेशान करने का? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है इस वक्त मैं आराम कर रहा हूँ?
क्या मैं जान सकता हूँ भला ऐसी क्या आफत आ गई है जो रात के इस पहर तुम इस तरह बदलिहाजी से मेरे कमरे में घुसे चले आए। इतना कहकर वह शौर्य को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। शौर्य उसका हाथ बीच हवा में ही रोककर कसकर पकड़ लेता है और गुस्से से उससे कहता है, क्या तुम्हारा कमरा? भला ये कमरा तुम्हारा कब से हो गया? ये तो महारानी का कमरा है ना। तो अब क्या तुम मुझे जरा ये बताने की जहमत करोगे कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? विक्रांत कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि यह कमरा मेरा नहीं बल्कि महारानी का है। लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि महारानी मेरी माँ है और एक बेटा जब चाहे अपनी माँ के कमरे में यूं ही आ जा सकता है। इसके लिए उसे किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती। मैं यहाँ पर जब चाहे आ सकता हूँ। यहाँ पर आने के लिए मुझे तुम्हारी या किसी और की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। शौर्य गुस्से में ही विक्रांत को थोड़ा डराते हुए कहता है, मैं इधर उधर की बातों में वक्त जाया किए बिना सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, इसलिए बेहतर होगा कि अब तुम खुद से ही मुझे सब कुछ सच बता दो। इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो मुझे मुर्दों से भी सच उगलवाना अच्छे से आता है। शौर्य की बात सुनकर विक्रांत की आंखें जो अब तक गुस्से से भरी हुई थी, एकदम से उनमें अपने पकड़े जाने का खौफ नजर आने लगता है और वह शौर्य से अपनी नजरें चुराते हुए हड़बड़ाते हुए कहता है, तुम ये किस सच्चाई के बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। आखिर मैंने किया क्या है? उसकी बात सुनकर शौर्य उससे कहता है, क्या तुम वाकई में नहीं जानते हो कि मैं तुमसे किस बारे में बात कर रहा हूँ? फिर शौर्य उसकी चोट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो फिर यह बताओ तुम्हारे पैर पर यह चोट कैसे लगी? विक्रांत हड़बड़ाते हुए थोड़ा चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम होते कौन हो मुझसे कोई भी सवाल पूछने वाले? मैं तुम्हें अपनी चीजों की वजाहतें क्यों दूं? क्या तुम इस महल में अपनी औकात भूल चुके हो? विक्रांत के इस तरह चिल्लाकर बोलने के बावजूद भी शौर्य उसको वैसे ही गुस्से से देख रहा था। इसलिए अब विक्रांत अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करके उससे कहता है, जब मैं यहाँ आने के लिए सीढ़ियों से उतर रहा था तभी मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिससे मेरा पैर वहीं पास में ही रखे एक गमले से टकरा गया था, जिससे मेरे पैर में ये चोट लग गई। शौर्य थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इन बचकानी बातों पर यकीन कर लूंगा? तुम्हारे पैर पर यह चोट किसी गमले से टकराने की वजह से नहीं बल्कि तीर लगने की वजह से लगी है। विक्रांत चौंकते हुए हंसकर कहता है, क्या तीर लगने की वजह से? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। वैसे भी आजकल तुम कुछ ज्यादा ही इस हमले की तफ्तीश करने में डूब चुके हो, इसलिए तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर की यह हल्की सी चोट भी तुम्हारे चलाए हुए तीर से ही लगी है। उसकी बात सुनकर शौर्य पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा कि वह तीर मैंने चलाया था? मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम्हारे पैर की यह चोट सीढ़ियों से गिरकर गमले से टकराने की वजह से नहीं बल्कि तीर लगने की वजह से लगी है। मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पैर पर वह तीर मैंने चलाया था। तो फिर तुम ये बात कैसे जानते हो? अब विक्रांत अपनी ही कही हुई बात में बुरी तरह से फंस गया था, इसलिए वह घबरा जाता है और डरकर शौर्य से दूर हटते हुए उससे कहता है, दूर रहो मुझसे। अगर जरा सा भी मेरे नजदीक आए तो तुम्हारा अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। विक्रांत के डर ने ही उसके किए गए अपराध को साबित कर दिया था, इसलिए शौर्य उसको एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे विक्रांत वहीं पास में रखी मेज पर जाकर गिरता है, जिससे उस पर रखा सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। फिर शौर्य उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगता है। तभी वहां पर महारानी यानी कि उन दोनों की मां आ जाती है और शौर्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और विक्रांत को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए उससे कहती है, यह क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा छोड़ो उसे, छोड़ो। अपनी मां से थप्पड़ खाने के बावजूद शौर्य अभी भी विक्रांत के कंधे को मजबूती से पकड़े हुए था और उसे वहां से बाहर ले जाने के लिए महारानी से बड़े धैर्य से कहता है, आप नहीं जानती मां इसने क्या किया है। आज मैं इसके चेहरे से इसका यह नकाब हटाकर इसका असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। इसलिए आज आप मेरे बीच में मत आइए और इन सब से दूर ही रहिए। और फिर विक्रांत को वैसे ही घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। लेकिन उससे पहले ही महारानी विक्रांत को शौर्य की पकड़ से छुड़ाने के लिए शौर्य को जोर से धक्का देती है, जिससे शौर्य के हाथ से विक्रांत छूट जाता है और वह वहीं पर 2 कदम पीछे हो जाता है। फिर महारानी गुस्से से शौर्य से कहती है, मैंने कहा न छोड़ो उसे, यह अपराधी नहीं है।
इसने जो कुछ किया वह सब मेरे कहने पर ही किया है, इसलिए अगर कोई अपराधी है तो वह मैं हूं, यह नहीं। इतना कहकर वह विक्रांत के पास जाकर उसे संभालने लगती है। अपनी मां के मुंह से उनका इकबाले जुर्म सुनने के बाद भी शौर्य को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन सबके पीछे महारानी का हाथ है। वह अभी भी यही समझ रहा था कि महारानी विक्रांत को बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं। इसलिए शौर्य उनके नजदीक जाकर उन्हें समझाते हुए कहता है, मां आप ये क्या कह रही है? आप इसे बचाने के लिए इसके किए गए गुनाहों का इल्जाम अपने सर पर क्यों ले रही है? आप जानती हैं ना कि अगर महाराज को इस बारे में पता चल गया तो इसके लिए वह आपको मृत्युदंड भी दे सकते हैं। ये सब कहते हुए उसकी आवाज में एक अलग सा ही डर था, जिसमें उसका अपनी मां के लिए प्यार और फिक्र दोनों साफ महसूस हो रही थी। महारानी बहुत गुस्से में शौर्य की तरफ देखती है और उससे कहती है, अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है। जाओ और जाकर सब कुछ बता दो अपने महाराज को और चढ़ा दो मुझे सूली पर। लेकिन इससे सच तो नहीं बदलने वाला कि यह सब मैंने ही किया है। फिर वह शौर्य को खुद से दूर करने के लिए उसे धक्का देते हुए चिल्लाते हुए कहती है, तुम तो बहुत खुश हो रहे होगे ना? तुम्हारे लिए तो यह एक बहुत अच्छा मौका है अपने खोए हुए मकाम और रुतबे को वापस हासिल करने का। तो फिर तुम अब तक यहाँ पर ऐसे ही क्यों खड़े हो? यहाँ से जाते क्यों नहीं? जाओ और बाहर जाकर पूरी दुनिया को मेरी असलियत बता दो, दिलवा दो मुझे मृत्युदंड और बन जाओ सबकी नजरों में महान। महारानी की बातें सुनकर शौर्य को बहुत दुख होता है और वह उनका हाथ थामकर अपनी टूटी हुई आवाज में उनसे कहता है, नहीं माँ, यह आप क्या कह रही है? मैं भला आपको सजा दिलवाने के बारे सोच भी कैसे सकता हूँ? आखिर आप मेरी माँ है। शौर्य की बात पूरी करने से पहले ही महारानी उसकी बात बीच में ही काटते हुए अपना हाथ उसके हाथ से झटके से छुड़ाकर बहुत ही गुस्से में शौर्य से कहती है, पहली बात तो ये कि तुम मुझे बार बार अपनी माँ कहना बंद करो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने बचपन में ही तुम्हें महाराज के रिश्तेदारों को दे दिया था, तो अब वो ही तुम्हारी माँ है और वह लोग ही तुम्हारा परिवार। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, इसलिए मुझे बार बार अपनी माँ मत कहो। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। अपनी माँ के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर शौर्य का दिल टूट जाता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह बहुत ही अफसोस के साथ महारानी से कहता है, आप उन लोगों को मेरा परिवार कैसे कह सकती है? आप जानती भी हैं कि बचपन में वह लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करते थे। उन लोगों ने तो कभी भी मुझे अपना माना ही नहीं था। वह लोग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। मुझे छोटी छोटी गलतियों पर सजा देने के लिए अंधेरी कोठरी में बंद कर देते थे। कई कई दिनों तक मुझे ऐसे ही भूखा रखते थे और इन सब से भी जब उनका दिल नहीं भरा तो एक दिन तो उन्होंने मुझे जंगल में यूं ही अकेला छोड़ दिया ताकि वहां से गुजरने वाले लुटेरे डाकू या फिर कोई जंगली जानवर मुझे मार डाले। क्या ऐसा होता है परिवार? शौर्य उनसे ये सब इसलिए कह रहा था ताकि शायद ये सब जानकर उसकी माँ का दिल उसके लिए थोड़ा सा पिघल जाए और उन्हें उसकी तकलीफ का कुछ तो एहसास हो जाए। लेकिन शौर्य की बातें सुनकर भी महारानी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। वह वहां वैसे ही पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रहती है और बहुत ही सख्त लहजे में उसकी तरफ एक नजर देखे बिना ही उससे सिर्फ इतना ही कहती है, अगर तुम्हें उन लोगों से कोई शिकायत है तो जाकर महाराज से इस बारे में बात करो। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। महारानी की बातें सुनकर शौर्य को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। वह उनसे कहता है, मैंने वह सारे दुख तकलीफें किसी को बताए बिना सिर्फ इसलिए ही सहे थे क्योंकि मुझे इस बात का यकीन था कि जब मैं आपसे मिलूंगा तब आप सच जानकर मेरी तकलीफ को जरूर समझेंगी। दूसरे बच्चों की माँओं की तरह मुझे भी प्यार करेगी और दोबारा मुझे फिर खुद से दूर नहीं करेगी। कोई और भले समझे न समझे लेकिन आप तो मेरा दर्द जरूर समझेंगी क्योंकि आखिर आप मेरी माँ जो है। महारानी फिर से शौर्य की बात के पूरा होने से पहले ही उससे गुस्से से झटककर चिल्लाकर कहती है, आखिर मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे लिए एक अभिशाप है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी बदकिस्मती ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा रुतबा, मेरा पट रानी बने रहने का ख्वाब, मेरा सब कुछ। लोगों की नजरों में मैं एक ऐसे बच्चे की मां बन के रह गई जो श्रापित था, जो कभी भी इस राज्य का राजा बनने योग्य नहीं था। इतना कहकर वह वही पास में पड़े एक सोफे पर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर रोने लगती है। उनकी ऐसी बातें सुनकर शौर्य को बहुत तकलीफ पहुंचती है और वह उनके पास जाता है और अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठकर उनसे सिर्फ इतना ही कह पाता है, पर इन सब में मेरी क्या गलती है? उसकी बातें सुनकर महारानी फिर से उसकी तरफ गुस्से से देखती है और दोबारा उसे खुद से दूर करने के लिए धक्का देती है, जिससे शौर्य वहीं पास में ही रखी एक मेज से टकराता है
और वैसे ही वहीं पर बैठ जाता है। टक्कर की वजह से शौर्य के कपड़ों में रखा वह ब्रोच भी जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जो कि उसने अपनी माँ के लिए ही खरीदा था। शौर्य हमेशा ही इस ब्रोच को अपने पास ही रखता था, ये सोचकर कि जब कभी भी उसकी माँ उससे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगी तो वह उनसे यूं ही खाली हाथ थोड़ी न मिलने जाएगा। वह तब इस ब्रोच को उन्हें तोहफे के रूप में दे देगा। फिर महारानी अपनी जगह से खड़ी होती है और चलते हुए शौर्य से कहती है, तुम्हारा इस श्राप के साथ पैदा होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इसकी वजह से तुम कभी भी इस राज्य के राजा नहीं बन सकते हो, और मुझे इस राज्य में कभी भी वह मुकाम, वह दर्जा नहीं दिला सकते हो जो एक राजा की माँ को मिलता है। इसलिए हमेशा से मेरा सिर्फ एक ही बेटा रहा है जो कि इस राज्य का राजा बनने योग्य है, मगर वह तुम नहीं हो। फिर वह उसके पास जाकर उससे कहती है, तुम सिर्फ यहाँ पर उत्सव में शामिल होने के लिए ही आए थे ना? उत्सव तो कब का खत्म हो चुका है, तो फिर तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिर मुझे कब तक तुम्हारा यह मनहूस चेहरा अपने सामने देखकर बर्दाश्त करना पड़ेगा? तुम यहाँ से वापस क्यों नहीं चले जाते? महारानी की इतनी कठोर बातें सुनकर शौर्य का दिल भी बिल्कुल उस ब्रोच की तरह ही टूट जाता है, जो महारानी के उसको धक्का देने की वजह से जमीन पर गिर गया था। और इसके साथ ही उसकी अपनी माँ का प्यार पाने की सारी उम्मीदें भी टूटकर वहीं जमीन पर ही बिखर जाती है। अब वह अपने दर्द और अपने आंसुओं को खुद के अंदर ही दबाकर महारानी की तरफ देखता है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसुओं की जगह उसकी बेबसी झलक रही थी। शौर्य जमीन पर से टूटे हुए उस ब्रोच के हिस्सों को उठाता है और महारानी से कहता है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए माँ, मैं जब तक जिंदा हूं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप भले ही मुझे अपना बेटा न माने, लेकिन सच तो यही है कि आप मेरी माँ है। और हाँ, इसके साथ ही आज मैं आपसे एक और वादा भी करता हूँ। आज का दिन आप कभी भी नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि मैं इसे आपको कभी भूलने ही नहीं दूंगा। आपको नफरत है न मेरे चेहरे से, मेरे अस्तित्व से, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अब से आपको रोज ही ना चाहते हुए भी मेरा यह मनहूस चेहरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं यहां से कहीं पर भी वापस नहीं जाने वाला हूं, और यहीं रहकर रोज आपको अपने अस्तित्व का एहसास दिलाता रहूंगा। आज के दिन के लिए आप एक दिन जरूर पछताएंगी, और यह मेरा आपसे वादा है महारानी साहिबा। इतना कहकर शौर्य अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाकर उनके कमरे से बाहर चला जाता है। महारानी वहां वैसे ही खड़े रहकर उसको वहां से बाहर जाते हुए एकटक देखती रहती हैं। उसके वहां से जाने के बाद विक्रांत महारानी के पास आता है और उनसे कहता है, क्या आप इसे ऐसे ही यहां से बाहर जाने देंगी? अगर इसने बाहर जाकर सबको हमारे बारे में बता दिया तो? महारानी बिल्कुल बेफिक्री से मुस्कुराकर उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो, वह अब किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। फिर वह विक्रांत के चेहरे की तरफ देखती है, जिस पर उसके शौर्य से झड़प के दौरान थोड़ी सी चोट लग गई थी। महारानी उसके चेहरे की चोट पर प्यार से अपने हाथ से सहलाते हुए उससे कहती है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो मेरे बच्चे, तुम राजा जरूर बनोगे, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ ही हूँ। महारानी की बातों से लग रहा है कि जैसे इन्हें अपने किसी भी बेटे से कोई खास लगाव नहीं है। अगर इन्हें किसी चीज से प्यार है तो वह सिर्फ राजा का तख्त है, जिसके जरिए ये यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। दर्द का रिश्ता। चैप्टर की शुरुआत में हम काव्या को देखते हैं, जो इस वक्त महल के पास में ही बने एक तालाब के किनारे एक बड़े से पत्थर पर खामोशी से बैठी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि आज उसे अपने घर की और बाकी सब की बहुत याद जो आ रही थी। आसमान में आज पूरा चांद निकला था, जिसकी रोशनी से तालाब का पानी जगमगा रहा था, और उसके आसपास सिर्फ खामोशी बिखरी हुई थी, क्योंकि यह जगह महल के पीछे के हिस्से में थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। यही वजह थी कि काव्या इस तालाब के किनारे आई थी, ताकि अकेले में खुद से ही अपना गम हल्का कर सके। काव्या तालाब के पानी में एक पत्थर को फेंकती है और बहुत ही दुखी आवाज में चांद को देखकर खुद से ही कहती है, याद आ रही है, बहुत याद आ रही है सबकी, पर मैं क्या करूं, मैं यहाँ से खुद से वापस भी तो नहीं जा सकती हूँ। इतना कहकर वह अपने सर को अपने घुटनों पर रखकर थोड़ी मायूस हो जाती है। फिर वह अपना चेहरा उठाकर फिर से चांद की ओर देखती है और कहती है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, आपको लोगों की अहमियत का एहसास तभी होता है जब वह आपसे दूर हो जाते हैं। अब मेरा हाल ही देख लीजिए, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्तों को ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को भी याद करके रो रही हूँ। अगर मुझे अभी यहाँ पर सिर्फ वह ड्रामा क्वीन सुमी ही मिल जाए तो भी मैं इतनी खुश हो जाऊंगी कि खुशी के मारे उसे गले ही लगा लूंगी। इतना कहकर वह दोबारा से अपना सर अपने घुटनों में देकर रोने लगती है।
तभी उसे वहां पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वह अपने घुटनों से अपना चेहरा उठाकर चारों तरफ देखने लगती है। तभी वह वहां पर दूर से आते हुए शौर्य को देखती है, जो कि उसी तरफ आ रहा था। उसको देखकर काव्या एकदम से हड़बड़ा जाती है और उस पत्थर से उतरकर कहती है, अब ये यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्या उस दिन इसका दिल नहीं भरा था मुझ पर इतना गुस्सा करके, जो अब फिर से मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए आ गया? मुझमें अभी इससे बहस करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वैसे भी पहले ही क्या मैं कुछ कम दुखी हूं, जो इसकी गुस्से भरी बातें सुनकर और दुखी हो जाऊं। इतना कहकर वह जल्दी से वहां से जाने लगती है ताकि शौर्य के उसके पास आने से पहले ही वह वहां से निकल जाए। लेकिन वहां से भागने की जल्दी में काव्या अपने जूते पहनना तो भूल ही जाती है और उन्हें वहीं पत्थर के पास छोड़ देती है। कुछ दूर जाने के बाद काव्या को एहसास होता है कि वह जल्दी में अपने जूते पहनना तो भूल ही गई है। इसलिए वह अपने माथे पर हल्के से एक हाथ मारती है और उन्हें लेने के लिए दोबारा पीछे मुड़कर वापस जाती है। लेकिन काव्या के दोबारा वहां तक पहुंचने से पहले ही शौर्य उस तालाब के किनारे उस पत्थर के पास पहुंच जाता है। इसलिए काव्या वहीं रुक जाती है और वहीं पास में ही एक पेड़ के पीछे छुप जाती है ताकि शौर्य के वहां से चले जाने के बाद वह चुपके से जाकर वहां से अपने जूतों को उठा ले और उन्हें पहनकर वहां से 9-2-11 हो जाए। अपनी मां की सारी सच्चाई जानकर शौर्य को बहुत दुख पहुंचा था, क्योंकि आज तक उसने अपनी मां को कभी गलत नहीं समझा था। उसे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि उसकी मां उससे प्यार करती है, लेकिन महाराज के डर से वह इस बात को उसे जताती नहीं है। लेकिन आज महारानी के मुंह से अपने लिए इतनी कठोर और कड़वी बातें सुनकर उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि वह चाहे जो कुछ भी कर ले, पर महारानी उसे कभी भी अपने बेटे के रूप में नहीं अपनाएंगी, क्योंकि उनकी नज़र में तो शौर्य उनकी जिंदगी का एक ऐसा कलंक है जिसे वह अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहती हैं। अब शौर्य को अपनी जिंदगी बेमतलब और बेमायने सी लग रही थी। ये सच जानकर तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी और वह पूरी तरीके से टूट चुका था। और अब वह गुस्से में अपने हाथ को जोर जोर से उस पत्थर पर मारकर खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है। पेड़ के पीछे खड़ी काव्या उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे रोकने के लिए उसके पास जाती है। काव्या उसे रोकने के लिए उसके हाथ को पकड़कर उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लग जाएगी। इतना कहकर जब वह शौर्य की तरफ गौर से देखती है तो वह देखती है कि शौर्य की आंखें आंसुओं से भरी हुई है और उसके चेहरे पर चोट भी लगी है, जो शायद से लड़ाई के दौरान उसे लग गई थी। इसलिए अब काव्या उसके लिए फिक्रमंद होकर उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम रो रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर यह चोट कैसे लगी? क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है? शौर्य काव्या से अपने हाथ को छुड़ाते हुए अपनी टूटी हुई आवाज में उससे वहां से चले जाने के लिए कहता है और फिर दोबारा से अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए उस पत्थर पर अपने हाथ को जोर से मारने लगता है। काव्या को अब तक ऐसा लग रहा था कि शौर्य ये सब अपने गुस्से में आकर कर रहा था, लेकिन अब उसकी ऐसी हालत देखकर वह समझ जाती है कि शौर्य ये सब अपने गुस्से में नहीं बल्कि किसी बात से दुखी होकर खुद को चोट पहुंचा रहा है। इसलिए काव्या उसे दोबारा रोकती है और समझाते हुए उससे कहती है, देखो ऐसा मत करो। खुद को चोट पहुंचाना किसी भी मसले का हल नहीं होता है। तुम अगर चाहो तो इस बारे में मुझसे बात कर सकते हो, पर खुद को इस तरह से चोट मत पहुंचाओ। ऐसा करने से सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ होगी। शौर्य उससे कहता है, जब मेरी अपनी माँ को ही मेरे दर्द मेरी तकलीफ का कोई एहसास नहीं है तो तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र कर रही हो? यहाँ पर किसी को भी मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वह पीछे मुड़कर अपने इस दर्द के साथ कहता है, उन्होंने आज मेरे साथ जो किया है उसके लिए वह एक दिन जरूर पछताएगी। इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने उनका प्यार पाने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी मैं सिर्फ उनके लिए एक कलंक ही हूं, जिसे वह अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहती हैं। उन्हें मेरे तकलीफ से, मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जिंदगी सिर्फ एक बेमतलब का सवाल बनकर रह गई है, जिसका किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है। मेरे इस दुनिया में होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब मैं खुद के साथ चाहे जो कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। चली जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। और रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाता है। आज तक काव्या ने शौर्य को सिर्फ एक ऐसे इंसान के रूप में ही देखा था जो कि बहुत ही बेरहम था, जिसके दिल में किसी के लिए कोई एहसास, कोई जज्बात नहीं थे। लेकिन आज उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर काव्या को भी अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा था और वह उसके पास ही बैठकर उससे कहती है, मुझे नहीं पता कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है,
लेकिन मैं इतना जानती हूं कि तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में हो, और मैं ऐसी हालत में तुम्हें इस तरह से यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर शौर्य को ऐसा लग रहा था कि जैसे काव्या को उस पर दया आ रही है, और वह ये सब उससे तरस खाकर बोल रही है। शौर्य को अपने लिए लोगों की नफरत तो मंजूर थी, लेकिन किसी की दया की भीख नहीं। इसलिए वह अपने प्रति काव्या की इस दया को नफरत में बदल देने के लिए उसकी तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है कि मैं कहीं गुस्से में आकर तुम्हें ही चोट न पहुंचा दूं? वैसे भी यहाँ पर सभी तो मुझसे नफरत ही करते हैं, क्योंकि मैं उनकी जिंदगी में एक अभिशाप जो हूँ। लोग मुझसे डरते हैं और मुझे मौत का सौदागर कहते हैं, क्योंकि मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को बेरहमी से जो मारा है। क्या ये सब जानने के बाद भी तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? क्या अब इन सब की वजह से तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हो रही है? उसकी बातें सुनकर काव्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वह उससे कहती है, नहीं, अभी मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानती हूं कि जो खुद तकलीफ में होते हैं वह बिला वजह ही दूसरों को दर्द नहीं देते। और जहां तक बात रही लोगों की जान लेने की, तो मैं कभी भी यह नहीं कहूंगी कि किसी की जान लेना सही है। लेकिन तुम जरा मुझे ये बताओ कि क्या तुम ये सब सिर्फ अपने मजे के लिए किया करते थे? तुमने आज तक जितने भी लोगों को मारा है, क्या उन्हें मारकर तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचती थी? मैं जानती हूं कि तुम्हें भी इस बात का बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन तुम आखिर और कर भी क्या सकते थे? ये दुनिया ही कुछ ऐसी है, यहाँ हमें खुद को जिंदा रखने के लिए कई बार अपनी आत्मा को भी मार देना पड़ता है। अगर उस वक्त तुम उन लोगों को नहीं मारते तो शायद वह लोग तुम्हें मार देते। जीने की ख्वाहिश रखना गलत नहीं है, और ना ही यह कोई जुर्म है। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, इसलिए मुझे तुमसे नफरत नहीं हो रही है। और हाँ, ये सब मैं तुम पर दया दिखाकर नहीं कह रही हूँ। उस वक्त काव्या की कही यह सारी बातें शौर्य पर बिल्कुल किसी मरहम की तरह काम करती है, जिसे सुनकर वह शांत हो जाता है। फिर काव्या शौर्य का हाथ पकड़ती है, जिससे उसके पत्थर पर मारने की वजह से खून निकल रहा था, और उससे कहती है, तुम्हारे हाथ से बहुत खून बह रहा है, मुझे इस पर पट्टी बांधने दो। इतना कहकर काव्या अपने दुपट्टे को एक किनारे से फाड़कर एक कपड़े की चीर निकालती है और उसके हाथ पर बांधने लगती है। काव्या को ऐसा करते देख शौर्य खामोशी से उसे एकटक देखता ही रहता है और सोचता है, आखिर ये लड़की है क्या? मैंने हमेशा ही इस पर गुस्सा किया है, इसे चोट पहुंचाए, लेकिन आज फिर भी यह मेरे साथ मेरे दर्द में शामिल है, मेरी परवाह कर रही है। पर क्यों? क्या औरों की तरह इसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है? ये सब सोचकर शौर्य मन ही मन शर्मिंदा भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वह काव्या को उसके हाथ पर पट्टी बांधने से नहीं रोकता है, क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ यही तो चाहा था कि कोई उसकी भी परवाह करे, उसे समझे। लेकिन उसे कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं था जो उसके साथ उसका दर्द बांटता। उनके बीच कोई रिश्ता न होते हुए भी एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया था। काव्या उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है, लेकिन शौर्य उस वक्त काव्या के साथ किए गए अपने पिछले बर्तावों के लिए इतना शर्मिंदा था कि वह उसका शुक्रिया अदा भी नहीं करता, और उससे बिना कुछ कहे ही वहां से यूं ही चला जाता है। उसके जाने के बाद काव्या कुछ देर तक वहां पर ऐसे ही बैठी रहती है, क्योंकि आज उसने एक बेरहम इंसान शौर्य के अंदर छुपे हुए उसके दर्द को महसूस किया था, इसलिए वह थोड़ी शौक में थी। उसके बाद वह खुद को संभालती है और अपने जूते पहनने के लिए खड़ी होती है। तभी उसके पैर में कोई चीज चुभती है। काव्या नीचे देखती है तो उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ सा नजर आता है, इसलिए वह झुककर उसे उठाती है। यह उसी ब्रोच का टूटा हुआ एक हिस्सा था जो शौर्य के पास में था। शायद शौर्य के अपने हाथ को चोट पहुंचाते वक्त वह उसके हाथ से छूटकर वहीं नीचे जमीन पर गिर गया था। काव्या उस टूटे हुए हिस्से को जमीन से उठाती है और सोचती है, यह क्या चीज है? ये किसका हो सकता है? ये तो टूटा हुआ लग रहा है। फिर वह वहीं आसपास जमीन पर उसके दूसरे टूटे हुए हिस्से को ढूंढने लगती है। काव्या को इसका टूटा हुआ दूसरा हिस्सा भी मिल जाता है, जिस पर खून लगा हुआ था। उसे देखकर काव्या फौरन ही समझ जाती है कि यह टूटा हुआ ब्रोच किसी और का नहीं बल्कि शौर्य का है, इसलिए वह इसे अपने पास ही रख लेती है, ये सोचकर कि वह जल्द ही इसे शौर्य को वापस लौटा देगी, और वहां से चली जाती है। तुम्हारा यही डर एक दिन हमें जरूर मरवाएगा। अगले दिन सुबह राज दरबार के अंदर, क्योंकि कल रात शौर्य उस हमलावर को पकड़ने के लिए महल के बाहर जंगल में गया था, लेकिन वह उसको जिंदा नहीं पकड़ पाया था।
इसलिए अब उसे अपनी जांच में मिले सबूतों के आधार पर ही इस हमले से जुड़े अपराधियों के बारे में महाराज और राज दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को सब कुछ विस्तार से बताने के लिए राज दरबार में बुलाया जाता है। और महाराज के आदेश पर शौर्य युवराज के साथ दरबार में आता है। उस समय दरबार के अंदर बाकी राजकुमारों के साथ विक्रांत और महारानी भी मौजूद होती हैं। शौर्य को युवराज के साथ वहां आते हुए देख विक्रांत घबरा जाता है और घबराकर महारानी के पास जाकर उनके कान में हल्के से कहता है, ये युवराज के साथ क्या कर रहा है? कहीं इसने हमारी सच्चाई को सबको बताने का इरादा तो नहीं कर लिया? विक्रांत की बातें सुनकर महारानी विक्रांत को बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है, जैसे कि वह उसे अपनी आंखों से ही यह चेतावनी दे रही हो कि अपने डर को अपने काबू में रखो। तुम्हारा यही डर एक दिन हमें जरूर मरवाएगा। फिर वह उसकी ओर से अपनी नजरों का रुख शौर्य की तरफ मोड़ती है और खामोशी से वहीं बैठकर शौर्य के इस बारे में कुछ बताने का इंतजार करने लगती है। शौर्य दरबार में पहुंचता है और हमलावरों के बारे में जानकारी देते हुए इस सबको बताता है, मैं कल रात उस आखिरी बचे हुए हमलावर को गिरफ्तार करने के लिए महल से बाहर गया था, लेकिन वह हमलावर अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगा और उसे पकड़ने के लिए मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई थी, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसकी वजह से महल आते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। शौर्य की बात सुनकर महारानी और सभी लोग हैरानी से शौर्य की तरफ देखने लगते हैं। सभी दरबारी आपस में बातें बनाने लगते हैं कि राजकुमार शौर्य वाकई में एक बहुत ही बेरहम और गुस्से वाला इंसान है, क्योंकि उसे उस हमलावर को किसी भी हालत में जिंदा पकड़ना था, पर अपने गुस्से की वजह से शौर्य ने बिना सोचे समझे ही उस हमलावर पर इतने वार किए, जिसकी वजह से वह महल आने से पहले ही रास्ते में मर गया। शौर्य उन सब की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता है और अपनी बात को आगे पूरी करने के लिए उन हमलावरों के पास से मिले कुछ सामान और हथियारों को महाराज के सामने पेश करते हुए कहता है, हमारी जांच में हमें उन हमलावरों के पास से यह कुछ चीजें और कुछ खास हथियार बरामद हुए हैं। जब मैंने इन हथियारों के बारे में अध्ययन किया तो मुझे ये पता चला कि ये सभी हथियार कोई मामूली हथियार नहीं हैं। ये सभी हथियार सुमेरखंड राज्य से संबंध रखते हैं, जो राजा सुमेंधर की रियासत है, जो कि बड़ी महारानी जी के सगे भाई है। शौर्य के मुंह से अपने भाई का नाम सुनकर महारानी एकदम से चौंककर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वह बहुत ही गुस्से में शौर्य से कहती है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा कि इस हमले के पीछे मेरे मायके वालों का हाथ था? शौर्य बड़ी ही विनम्रता से महारानी से कहता है, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यह हथियार कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि ये सुमेरखंड राज्य के राजसीय हथियार खाने में युद्ध के लिए तैयार किए जाने वाले हथियार हैं, क्योंकि इन पर उस राज्य की युद्ध नीति से संबंधित चिन्ह बने हुए हैं। महारानी बहुत ही गुस्से से शौर्य से कहती हैं, तो क्या हुआ? लेकिन इससे यह बात साबित नहीं होती है कि मेरे भाई ने उन हमलावरों की मदद की थी। फिर वह महाराज की तरफ देखती हैं और उनसे कहती हैं, महाराज आप तो जानते ही हैं न कि राज्य में लुटेरे डाकू अक्सर ही राजसी हथियारखानों पर हमला करके वहां से हथियारों को लूट लेते हैं। इन हमलावरों ने भी इसी तरह से इन हथियारों को प्राप्त किया होगा, इसलिए इन राजसी हथियारों का उन हमलावरों के पास से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और इससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि यह सब कुछ मेरे भाई ने किया है। और अब इसी बात को लेकर महारानी और शौर्य में एक तीखी बहस शुरू हो जाती है, जो कि धीरे धीरे झगड़े का रूप लेने लगती है, जिसकी वजह से राजदरबार में मौजूद सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। माहौल को इस तरह से बिगड़ता देखकर महामंत्री यह सब रोकने के लिए खुद से आगे आकर महाराज से कहते हैं, महाराज हमने इस हमले के पीछे छुपे असली हमलावरों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच तो यह है कि अब वह सभी हमलावर मारे जा चुके हैं और हमारे पास ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि इन सब में उन लोगों के साथ कोई और भी शामिल था। इसलिए मुझे लगता है कि फिलहाल हमें इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वह सभी हमलावर बागी ही थे, जिन्हें कई साल पहले इस राज्य से बगावत करने के जुर्म में सजा के तौर पर देश निकाला दे दिया गया था। शायद उन्होंने युवराज पर हमला किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी इसी बगावत की आग में अंधे होकर बदला लेने की नीयत से किया हो। महाराज को महामंत्री की बातें सही लगती है, इसलिए वह अपना फैसला सुनाते हुए सबसे कहते हैं, मुझे लगता है कि इस बारे में महामंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमें इस बारे में और बहस नहीं करनी चाहिए और इस मामले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। महाराज की बात सुनकर महारानी को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन क्योंकि शौर्य ने महाराज के सामने इस मामले में महारानी से जुड़े लोगों का जिक्र किया था,
इस वजह से वह बहुत ही गुस्से में शौर्य की तरफ देखती हुई राजदरबार से बाहर चली जाती है। विक्रांत भी महारानी के पीछे पीछे उनके साथ राजदरबार से बाहर चला जाता है। इसके बाद महाराज शौर्य से कहते हैं, आप जिस काम के लिए इस महल में रुके थे वह काम खत्म हो चुका है, इसलिए अब आपको भी जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। महाराज की बात सुनकर शौर्य को बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं हुआ था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा था कि अब महाराज उसको महल से वापस चले जाने के लिए कहेंगे। इसलिए वह खामोशी से खड़ा अपना सर झुकाए नीचे की ओर देखता रहता है। लेकिन शौर्य के महल से वापस जाने की बात सुनकर युवराज महाराज के सामने अपना सर झुकाकर उनसे विनती करते हुए कहते हैं, महाराज मैं आपसे किसी चीज की इजाजत लेना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे उसके लिए निराश मत कीजिएगा। महाराज युवराज को अपना सर उठाने के लिए कहते हैं और फिर उससे कहते हैं, ठीक है युवराज, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। युवराज महाराज की ओर देखकर उनसे विनती करते हुए कहते हैं, महाराज मैं चाहता हूं कि शौर्य इस महल से वापस न जाए, आप इसे मेरे साथ यहीं महल में रहने की इजाजत दे दें। युवराज की बातें सुनकर महाराज शौर्य से पूछते हैं, क्या आप भी यही चाहते हैं राजकुमार शौर्य? लेकिन आप तो जानते हैं न कि इस महल में आप यूं ही बिना किसी खास वजह के नहीं रुक सकते हैं, तो फिर क्या आप यहाँ पर सिर्फ एक राजकुमार होने की हैसियत से ही रुकना चाहते हैं? शौर्य महाराज से कहता है, जी नहीं, मैं यहाँ पर किसी राजकुमार की हैसियत से नहीं बल्कि युवराज का वफादार इंसान बनकर रुकना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैंने अपने जीवन का मकसद ढूंढ लिया है। शौर्य की बातें सुनकर महाराज मन ही मन थोड़ा खुश होते हैं और शौर्य को महल में रुकने की इजाजत दे देते हैं, क्योंकि वह खुद भी उसे वापस भेजना नहीं चाहते थे। इसके बाद वह दोनों महाराज की आज्ञा लेकर राजदरबार से बाहर चले जाते हैं और इसके साथ ही सभा समाप्त होती है और दरबार बर्खास्त होता है। ऐलान-ए जंग। महारानी राज दरबार से निकलकर सीधे अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन वह इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं। इसलिए कमरे में आते ही सबसे पहले वह अपने कमरे में रखी हुई चीजों को फेंककर उन पर अपना गुस्सा निकालने लगती हैं। कमरे की चीजों के गिरने की आवाज सुनकर उनकी दासी दौड़कर वहां पर आती है, जिस पर महारानी अपना सारा गुस्सा उतार देती हैं और उसे फटकार लगाते हुए कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहती है। भले ही राजदरबार के अंदर शौर्य ने किसी को महारानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी अभी उन्हें शौर्य पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शौर्य ने भरे दरबार में महाराज के सामने इस मामले में उनके मायके वालों का नाम लेकर दरबार के अंदर उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की है। इसलिए वह उसी वक्त शौर्य के मिलकर उससे इस बारे में बात करने का फैसला करती है और फौरन ही शौर्य से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। लेकिन शौर्य उस वक्त अपने कमरे में मौजूद नहीं होता है। शौर्य को वहां न पाकर महारानी गुस्से से चिल्लाकर एक सेवक को वहां पर बुलाती है और उससे पूछती है, राजकुमार शौर्य इस वक्त कहाँ है? उसे फौरन ये पैगाम भेजो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वह सेवक महारानी से कहता है, माफ कीजिएगा महारानी जी, मुझे नहीं पता कि राजकुमार शौर्य इस वक्त कहाँ पर है। उस सेवक की बात सुनकर महारानी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी जलबलाहट में शौर्य के बिस्तर को बिगाड़ देती है और उसके कमरे की चीजों को बिखरा देती है। इतने में वहां पर शौर्य आ जाता है और उस सेवक को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वह महारानी के पास जाता है। उस वक्त महारानी के चेहरे पर शौर्य के लिए उनकी नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। शौर्य थोड़ा मुस्कुराकर महारानी से कहता है, मुझे पता था कि आप यहाँ मुझसे मिलने जरूर आएंगी। कितनी अजीब बात है ना, कल तक मैं आपसे मिलने के लिए तड़पता रहता था, पर आप मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, और आज देखिए आप मुझसे मिलने के लिए इतनी बेचैन हो रही है। महारानी बहुत ही गुस्से से शौर्य की तरफ देखती है और उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने कहा था कि तुम कभी भी मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, तो फिर तुमने दरबार के अंदर इस मामले में मेरे भाई का नाम लेकर सभी का ध्यान मेरी तरफ क्यों किया? शौर्य महारानी की बात का जवाब देते हुए उनसे कहता है, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। मैंने आपसे कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको कभी भी कोई सजा मिलने नहीं दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको आगे भी कोई जुर्म करने दूं। अब से जब भी आप युवराज को मारने के लिए अपनी कोई नई चाल चलेंगी, उसे नाकाम करने के लिए मैं आपके सामने दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। जब आप कोई अपराध कर ही नहीं पाएंगी तो उसके लिए आपको कभी सजा भी नहीं मिलेगी। महारानी शौर्य की आंखों में गुस्से से देखते हुए उससे पूछती है, क्या ये तुम्हारा ऐलान ए जंग है मेरे खिलाफ? शौर्य थोड़ा मुस्कुराकर उनसे कहता है, नहीं, आप गलत सोच रही हैं।
यह मेरी कोई ऐलान जंग नहीं है। वैसे भी माँ बेटे में भला कैसी जंग। फिर शौर्य एकदम से रुककर कहता है, माफ कीजिएगा महारानी साहिबा, मैं भूल गया था कि आपको तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं आपको माँ कहकर पुकारूं। पर आखिर मैं क्या करूं? सालों की आदत है, भला कुछ घंटों में कैसे बदल सकती है। पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे मैं अपनी इस आदत को बदल दूंगा। महारानी जी। महारानी बहुत ही गुस्से से शौर्य की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराते हुए उससे कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपनी इस बुरी आदत को बदल दो। और आखिर आज तुमने ये साबित ही कर दिया कि तुम मेरी जिंदगी के एक ऐसे काले पत्थर हो जिससे ठोकर खाकर बार बार मुझे ही चोट पहुंचती है। महारानी की बातें सुनकर शौर्य को बहुत तकलीफ पहुंचती है, लेकिन वह अपनी इस तकलीफ को अपने चेहरे पर जरा भी आने नहीं देता है और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ महारानी से कहता है, मुझे बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं एक दिन आपके सामने यह बात साबित करके ही रहूंगा कि मैं आपकी जिंदगी का कोई काला पत्थर नहीं हूं, जिसे आपने चोट लगने के डर से खुद की जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया था। और हाँ, आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि मैंने कभी आपको नहीं छोड़ा, बल्कि वह आप ही हैं जिसने मुझे छोड़ा है। इसलिए आज के बाद अगर आपको गलत काम करने से रोकने के लिए मैं आपके खिलाफ जाकर खड़ा होऊंगा, तो इसकी जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगी, मैं नहीं। शौर्य की ऐसी बातें सुनकर महारानी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुस्से से उसे घूरती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद शौर्य उन्हें याद करते हुए अपने मन में सोचता है, आप भले ही मुझे अपना बेटा ना माने, लेकिन मैं अभी भी आपको अपनी मां मानता हूं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के जुनून में कुछ ऐसा कर जाए जिसकी वजह से यहां आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। काश मैं आपको ये बात समझा पाता कि इस दुनिया में सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि यह बात जल्दी ही आपकी समझ में आ जाए और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लालच में आप कोई गलत कदम न उठाए। जो कि कमरे में बैठी हुई उस टूटे हुए ब्रोच को अपने आप से ही जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ब्रोच इतनी बुरी तरीके से टूट चुका था कि उसकी अनेक कोशिशों के बावजूद वह उससे जुड़ ही नहीं पा रहा था। इसलिए अब वह वहां पर काम कर रही एक दासी से पूछती है, जरा सुनो, क्या तुम यहाँ पर किसी ऐसे शख्स को जानती हो जो टूटे हुए गहनों को जोड़ता है? दासी काव्या को बताती है कि किले के बाहर राज्य के मुख्य बाजार में तालाब के पास चौराहे की दाहिनी तरफ वाली सड़क पर एक सुनार है, जो कि टूटे हुए गहनों को खरीदता भी है और उन्हें ठीक करके बेचता भी है। इसलिए काव्या उस ब्रोच को ठीक करवाने के लिए फौरन ही उस सुनार की दुकान पर जाने के लिए किले से बाहर बाजार में चली जाती है। काव्या उस सुनार की दुकान पर पहुंचकर उसे वह ब्रोच दिखाती है और दुकानदार से कहती है, मुझे ये ठीक करवाना है, क्या आप इसे फिर से पहले जैसा बना सकते हैं? उस टूटे हुए ब्रोच को देखकर वह सुनार काव्या से कहता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा टूट चुका है, वैसे भी यह ज्यादा महंगा नहीं लग रहा है, आप कोई दूसरा नया गहना ले लीजिए, इसको जुड़वाने में भला अपने पैसे क्यों बर्बाद कर रही है? उस सुनार की बात सुनकर काव्या उससे कहती है, आप इस बारे में मत सोचिए, मुझे बस इतना बताइए कि आप इसे फिर से पहले जैसा बना सकते हैं या नहीं। वह सुनार कहता है, जी मैं इसे जोड़ तो दूंगा, पर इसके बीच में जो ये जड़ाव पत्थर लगा है ये बीच से टूट गया है, इसकी दरार ठीक नहीं हो पाएगी। काव्या उस ब्रोच को गौर से देखती है और उस सुनार से मुस्कुरा कर कहती है, कोई बात नहीं, आप पहले इसे तो ठीक कीजिए, और जहां तक बात है इस पत्थर की दरार की, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं इसमें दूसरा पत्थर लगवाकर इसका ये खालीपन भर दूंगी। आपकी दुकान में दूसरे और पत्थर तो जरूर ही होंगे। काव्या की बात सुनकर वह सुनार उससे कहता है, जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी आपको कुछ कीमती और खूबसूरत पत्थर दिखाता हूँ, आप उनमें से ही इसमें लगवाने के लिए कोई पत्थर चुन लीजिए। फिर वह सुनार काव्या को कई सारे प्रकार के रंग बिरंगे चमकदार पत्थर दिखाता है। काव्या उनमें से एक हल्के गुलाबी रंग के पत्थर को पसंद करती है। इस पत्थर को हम आज की भाषा में रोज क्वार्ट्ज के नाम से भी जानते हैं, और उस सुनार को उसे लगाने के लिए देती है। उस गुलाबी रंग के पत्थर को देखकर वह सुनार काव्या से कहता है, आपकी पसंद सच में बहुत उम्दा है, क्या आप इस पत्थर के बारे में जानती है? काव्या उन्हें अपना सर हिलाकर न का इशारा करती है। फिर वह दुकानदार काव्या को उस पत्थर के बारे में बताते हुए कहता है, यह कोई मामूली पत्थर नहीं है, इस हल्के गुलाबी रंग के चमकदार पत्थर को प्रेम, सहानुभूति और आंतरिक शांति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह प्यार, करुणा और विश्वास को बढ़ावा देता है।
उस दुकानदार की बात सुनकर काव्या बहुत एक्साइटेड होकर उससे कहती है, फिर तो ये पत्थर बिल्कुल ही ठीक है इस गहने में लगाने के लिए। फिर वह अपनी उंगलियों पर गिनती करते हुए कहती है, क्योंकि वैसे भी जिसका ये ब्रोच है उसका प्यार, दया और विश्वास के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। अगर यह उसके पास होगा तो कम से कम उसमें दूसरे की प्रति थोड़ी तो भावनाएं पैदा होंगी। आप एक काम कीजिए, इसे इसमें जल्दी से लगा दीजिए और इस ब्रोच को ठीक कर दीजिए। काव्या की बात को मानते हुए वह सुनार उस ब्रोच को जोड़कर उसके बीच में वही गुबी रंग का पत्थर लगा देता है और काव्या को वह ब्रोच बिल्कुल ही नए जैसा बना कर दे देता है, जो अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इस ब्रोच के इस नए रूप को देखकर काव्या बहुत ही खुश होती है और अपने मन में सोचती है, चलो आखिरकार यह ठीक हो ही गया। अब मैं इसे उस खड़ूस शौर्य को वापस दे सकती हूँ, क्योंकि आखिर यह मेरे पास उसी की अमानत है। भले ही यह मुझसे नहीं टूटा था, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे ही टूटा हुआ उसे वापस दे देती तो वह खड़ूस तो मेरी एक भी नहीं सुनता, उल्टा मुझे ही इसे तोड़ने के इल्जाम में कोई न कोई सजा दे देता। चलो अब मैं उसे इस बारे में सारा सच बता सकती हूँ। बस हे ऊपर वाले, आप मेरी उस खड़ूस के गुस्से से रक्षा करना। भला मैं इतनी जज्बाती क्यों हो रही हूँ? अब तक आपने सुना कि काव्या शौर्य के टूटे हुए ब्रोच को जुड़वाने के लिए सुनार की दुकान पर आई थी और अब वह उसे ठीक करवाने के बाद वहां से वापस महल में जाने लगती है। काव्या जब महल वापस जा रही होती है तभी वहां रास्ते में एक जगह पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा गोल करने के लिए गेंद को इतना जोर से मारता है कि वह गेंद हवा में उड़कर बहुत ही तेजी से काव्या की तरफ आने लगती है। उस गेंद को इतनी तेजी से अपनी ओर आता देख काव्या को कुछ समझ नहीं आता और वह डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये गेंद काव्या को लगने ही वाली होती है कि तभी वहां पर शौर्य बीच में आकर काव्या के हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसे चोट लगने से बच जाती है। काव्या जब अपनी आंखें खोलती है तो वह शौर्य को अपने बेहद नजदीक देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और इस बात का एहसास होने पर वह अपनी नजरें चुराते हुए फौरन से उससे दूर पीछे हट जाती है और इधर उधर देखने लगती है। शौर्य उसे डांटते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की, जब तुम्हें दिखाई दे रहा था गेंद तुम्हारे पास आ रही है तो खुद को बचाने के लिए वहां से हटी क्यों नहीं? क्या तुम इस इंतजार में थी कि वह गेंद आकार तुम्हारे चेहरे पर पड़े? उद्धरण चिन्ह। काव्या अपने कपड़े संभालती हुई उससे कहती है, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हारी यही दिक्कत है, जब कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो तुम वहां से हटने के बजाय अपनी आंखें बंद कर लेती हो, बिल्कुल उस कबूतर की तरह जो अपनी आंखें बंद करके ये सोचता है कि वह बिल्कुल ठीक है और अब बिल्ली उसे नहीं देख रही है। काव्या उससे कहती है, अब इन सब में ये कबूतर और बिल्ली कहाँ से आ गई? फिर काव्या शौर्य से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? शौर्य उससे कहता है, चोट तुम्हें लगने वाली थी और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ठीक हूँ। काव्या कहती है, नहीं, मैं तुमसे अभी के लिए नहीं, कल रात के बारे में पूछ रही हूँ। कल रात तुम्हारे हाथ पर चोट लगी थी ना? क्या अब तुम्हारा हाथ ठीक है? काव्या से कल रात की बात सुनकर शौर्य को याद आता है कि कल रात वह इतना दुखी था कि वह खुद के आंसुओं पर काबू नहीं रख पाया और काव्या ने उसे रोते हुए देख लिया था। इसलिए वह थोड़ी सख्ती के साथ काव्या से कहता है, तुमने कल रात जो कुछ भी देखा था बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ और इस बात का जिक्र महल में किसी से भी मत करना, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसकी गुस्से भरी चेतावनी को सुनकर काव्या उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी फारिग हूं कि महल में सबको तुम्हारे बारे में बताती फिरूंगी? इसके बाद वह अपनी जिज्ञासा में शौर्य से पूछ ही लेती है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल रात तुम रो क्यों रहे थे? शौर्य बात को टालने के लिए काव्या से कहता है, तुम कब से कहने लगी? जहां तक मुझे याद है हमारे बीच में इतनी भी कोई बातें नहीं हुई है कि तुम मुझसे इतनी बेतकल्लुफ हो जाओ कि मुझे तुम कहकर पुकारने लगो। शौर्य की बात सुनकर काव्या एकदम से अपनी बात को सुधारते हुए कहती है, हाँ सही कहा तुमने, मेरा मतलब है आपने। वैसे भी मेरा मतलब है आप एक राजकुमार हैं तो मुझे तुम्हें आप ही कहना चाहिए। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कहकर काव्या अपने हाथ को अपने माथे पर रख लेती है और अपना सर नीचे करके अपना चेहरा थोड़ा सा छुपाने लगती है, क्योंकि शौर्य के उसे मना करने के बावजूद उसके मुंह से शौर्य के लिए बार बार तुम ही निकल रहा होता है। शौर्य को काव्या के उसे एक राजकुमार कहने वाली बात ताने जैसी लगती है, इसलिए शौर्य थोड़ा हंसते हुए खुद से कहता है, एक राजकुमार?
फिर वह काव्या से कहता है, छोड़ो रहने दो, तुम मुझसे तुम कहकर ही बात कर सकती हो, वैसे भी मैं इस महल में किसी राजकुमार की हैसियत से तो नहीं रह रहा हूँ। शौर्य की बात सुनकर काव्या हैरानी से उसकी ओर देखने लगती है, ये सोचकर कि यह मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है। जब शौर्य वहां से जाने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर जाने लगता है तो काव्या उसे रोकते हुए कहती है, जरा एक मिनट रुको, वह मुझे तुम्हारी एक चीज वापस लौटानी है जो कल रात तुमसे तालाब के पास छूट गई थी। इतना कहकर काव्या उसे देने के लिए वह ब्रोच आगे की ओर करती है और कहती है, मैं इसे ही ठीक करवाने के लिए यहाँ आई थी। जब शौर्य उस ब्रोच को देखने लगता है तो काव्या को ऐसा लगता है कि कहीं शौर्य उसको ही इसके टूटने का जिम्मेदार ना समझने लगे, इसलिए शौर्य के कुछ भी कहने से पहले वह खुद ही बोल पड़ती है, देखो ये सच है कि मैं यहाँ पर इसे जुड़वाने के लिए आई थी, पर यह मुझसे बिल्कुल नहीं टूटा था, यह तो मुझे ऐसे ही टूटा हुआ मिला था, इसलिए तुम इसके लिए मुझ पर गुस्सा मत करना। शौर्य को उस ब्रोच को देखकर अपनी माँ की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं और वह थोड़ा दुखी हो जाता है और धीमे स्वर में काव्या से कहता है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे यह अच्छे से पता है कि इसके टूटने की वजह तुम नहीं हो। काव्या उससे वह ब्रोच दिखाते हुए कहती है, अभी ये तुम्हें थोड़ा अलग लग रहा है ना, वह दरअसल इसके बीच का पत्थर टूट गया था, इसलिए मैंने इस पर दूसरा पत्थर लगवा दिया है। फिर वह शौर्य को उसे लेने का इशारा करते हुए कहती है, देखो अब ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, ये लो। शौर्य उस ब्रोच को लेने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता है और बहुत ही दुखी मन से काव्या से कहता है, मैंने इसे जिस मकसद से अपने पास संभाल कर रखा था, जब वह वजह ही नहीं रही तो मैं इसे अपने पास रखकर क्या करूंगा। अब यह मेरे किसी भी काम का नहीं है, एक काम करो, तुम इसे फेंक दो। शौर्य की बात सुनकर काव्या को एकदम से गुस्सा आ जाता है और वह थोड़ा गुस्से में ही उससे कहती है, क्या इसे फेंक दूं? क्या तुम इसे इस वजह से अपने पास नहीं रखना चाहते हो क्योंकि यह टूट गया था और अब तुम्हें इसमें यह बुराई नजर आ रही है? क्या सच में अब ये तुम्हारे किसी भी काम नहीं रहा? तो तुम ऐसे ही इसे बेकार समझकर यूं ही फेंक दोगे? फिर वह उस ब्रोच की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने खामोखा ही इसे ठीक करवाने में अपना वक्त जाया किया, चलिए छोड़े, मैं भला इतनी जज्बाती क्यों हो रही हूँ, वैसे भी ये तो तुम्हारा ही है ना, अब तुम चाहे इसे रखो या फेंको, मुझे उससे क्या, ये बस एक मामूली सा गहना ही तो है, कोई इंसान थोड़ी है जिसे खुद को उसके मालिक के द्वारा छोड़े जाने पर तकलीफ पहुंचेगी। इतना कहकर काव्या उस ब्रोच को वहीं उसके पास जमीन पर छोड़कर वहां से चली जाती है। हालांकि काव्या ये सारी बातें शौर्य से गुस्से में कह रही थी, लेकिन फिर भी शौर्य उससे कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि अनजाने में काव्या ने शौर्य को इस बात का एहसास दिला दिया कि उसकी हालत भी बिल्कुल इस टूटे हुए ब्रोच की तरह ही है, क्योंकि उसके अंदर भी एक ऐप श्रापित होने की वजह से उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था। क्योंकि वह राजा नहीं बन सकता था तो वह उनके किसी काम का नहीं रहा, इसलिए उन्होंने उसे बिल्कुल इस ब्रोच की तरह ही अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया। बाहर के मौसम में पतझड़, जो बाजार से वापस लौटकर महल में आ जाती है, लेकिन इस वक्त उसका मूड बहुत खराब होता है। इस वक्त उसे शौर्य पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शौर्य ने उसे बहुत ही रुडली तरीके से उसे उस ब्रोच को फेंकने के लिए जो कह दिया था, जिसे जोड़ने के लिए काव्या ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। काव्या को इसी बात का बुरा लग रहा था कि शौर्य को ना तो किसी इंसान की कोई कद्र है और ना ही किसी चीज की। वह यही सब बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में अंदर आती है। कमरे के अंदर पहले से ही राजकुमार हर्ष बैठा हुआ होता है, जो कि वहां पर उसी से मिलने के लिए आया था। हर्ष को वहां देखकर काव्या का गुस्से वाला मूड एकदम से ठीक हो जाता है और वह एकदम से खुश होकर राजकुमार हर्ष से पूछती है, अरे राजकुमार हर्ष, आप यहाँ पर कब आए? राजकुमार हर्ष काव्या से थोड़ा नाराज होते हुए उसकी तरफ से अपना मुंह घुमाकर पलट जाता है और अपने हाथों को बांधकर कहता है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। हर्ष की बात सुनकर काव्या हैरानी से उससे पूछती है, क्या आप मुझसे नाराज हैं? पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? हर्ष उससे अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहता है, अमृता दीदी, आप अपना वादा भूल गई ना? आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप मुझे जादू वाला कमाल जरूर सिखाएंगी, इसलिए तो मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया, लेकिन मुझे यहाँ पर बुलाकर आप तो खुद ही यहाँ से गायब हो गई। हर्ष की बात सुनकर काव्या अपने माथे पर हाथ रखती हुई उससे कहती है, अरे मैं तो सच में भूल गई थी, इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। चलिए मैं आपको एक अच्छा वाला जादू का कमाल सिखाती हूँ, जिससे आपकी यह सारी नाराजगी एकदम से दूर हो जाएगी।
हर्ष थोड़ा सा बनावटी गुस्से वाला चेहरा बनाकर काव्या से कहता है, रहने दीजिए अमृता दीदी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, अभी मैं जा रहा हूँ। काव्या हर्ष को रोकते हुए उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए उसके हाथ में थामे हुए फूलों को देखकर कहती है, अरे ये कितने खूबसूरत फूल है, क्या आप इन्हें मेरे लिए लेकर आए हैं राजकुमार हर्ष? इतना कहकर वह उसके हाथ से उन फूलों को लेने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमार हर्ष काव्या को उन फूलों को लेने से रोकने के लिए अपना हाथ पीछे कर लेता है। मतलब इस वक्त वह काव्या को अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर रहा था, क्योंकि काव्या ने उससे किया हुआ अपना वादा जो नहीं निभाया था। हर्ष को ऐसा बर्ताव करते देखकर काव्या उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए उससे कहती है, अरे मैं तो आज आपको एक बिल्कुल ही नया वाला जादू का कमाल करके दिखाने वाली थी, जो कि मैंने आज ही सीखा था, पर आप तो मुझसे गुस्सा होकर बैठे हैं। चलिए छोड़िए, अब आपको उसे देखने में कोई दिलचस्पी नहीं तो मैं उसे राजकुमारी अनन्या को ही दिखा दूंगी और उन्हें ये जादू का कमाल करना सिखा भी दूंगी। काव्या के इतना सब कहने पर भी हर्ष उससे कुछ नहीं कहता है और वैसे ही अपना मुंह फुलाए बैठा रहता है। तो काव्या उसको मनाने के लिए उसके सामने अपने हाथ की सफाई वाले जादू की एक ट्रिक करके दिखाती है, क्योंकि काव्या को ये बात अच्छे से पता थी कि राजकुमार हर्ष का गुस्सा और नाराजगी सिर्फ ऊपरी है। असल में वह तो एक ऐसा शख्स है जो किसी से भी ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। काव्या को तो बस उसे थोड़ा प्यार से मनाना होगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। काव्या का जादुई कमाल देखकर तो हर्ष का गुस्सा जैसे छूमंत्र हो जाता है। जो राजकुमार हर्ष अभी तक अपना नाराजगी वाला चेहरा बनाए हुए बैठा था, काव्या का जादुई कमाल देखकर एकदम से उसके चेहरे पर गुस्से की जगह खुशी ले लेती है, और वह ये सब देखकर बहुत खुशी से ताली बजाने लगता है, जैसे मानो एक छोटा बच्चा किसी कमाल को देखकर खुश हो रहा हो। और काव्या से बहुत ही उत्सुकता से कहता है, आपने ये कैसे किया अमृता दीदी? इसे मुझे भी सिखाइए ना, मैं इससे सीखना चाहता हूँ। काव्या हर्ष को छेड़ते हुए उससे थोड़ा मुंह बनाकर कहती है, मैं इसे आपको सिखाना तो चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? आप तो मुझसे गुस्सा है ना, तो फिर मैं आपको ये कैसे सिखा सकती हूँ? हर्ष काव्या को मक्खन लगाते हुए कहता है, नहीं नहीं अमृता दीदी, आप तो इतनी अच्छी है, भला मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? वह तो मैं ऐसे ही आपको परेशान कर रहा था, क्योंकि आप मुझे बिना बताए ही महल से बाहर जो चली गई थी ना, इसलिए मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। अब आप मुझे बताएं ना, क्या आप मुझे ये सिखाएंगी? हर्ष की इतनी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर काव्या उससे कहती है, अच्छा तो ये बात है, आप मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि गुस्सा होने का नाटक कर रहे थे। काव्या की बात का जवाब देने के लिए हर्ष अपना चेहरा हाँ में हिलाते हुए हाँ कहता है। काव्या हर्ष के हाथ में पकड़े हुए फूलों की ओर इशारा करते हुए उससे कहती है, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं राजकुमार हर्ष, आप तो अभी भी मुझसे नाराज ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक आपने मुझे वह फूल दे दिए होते जो आपके हाथ में हैं और जिन्हें आप मेरे लिए ही लेकर आए थे। ये सुनकर राजकुमार हर्ष फौरन ही काव्या को वह फूल दे देता है। काव्या उन फूलों को अपने हाथ में लेकर उनकी खुशबू को सूंघते हुए हर्ष से पूछती है, ये फूल सच में बहुत खूबसूरत है और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने महल में कहीं पर भी ऐसे फूलों को नहीं देखा, तो फिर यह आपको कहाँ से मिले? हर्ष काव्या से कहता है, अमृता दीदी यह फूल बहुत ही खास है, क्योंकि यह मेरे जन्मदिन पर मेरे स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए लगाए हुए पेड़ के फूल जो है। हर्ष की बात सुनकर काव्या बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उससे कहती है, क्या जन्मदिन पर लगाया जाने वाला पेड़? क्या यहाँ पर जन्म के मौके पर पेड़ लगाया जाता है? क्या ये भी यहाँ का कोई रिवाज है? फिर काव्या अपने मन में सोचते हुए खुद से कहती है, अरे हाँ मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा था, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है। फिर वह राजकुमार हर्ष की तरफ देखती है और उनसे कहती है, क्या आप मुझे इसके बारे कुछ और बता सकते हैं? मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। अब राजकुमार हर्ष काव्या को इस बारे में बताने लगता है। दरअसल यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके अनुसार बच्चों के जन्म पर पेड़ इसलिए लगाया जाता था क्योंकि यह उसके नए जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। जैसे एक छोटे पौधे को समय के साथ प्यार से सींचे जाने से वह एक विशालकाय पेड़ बन जाता है, वैसे ही एक बच्चे का भी विकास होता है। इसके साथ ही वहां के लोगों का ये भी मानना था कि वह पेड़ जितना हरा भरा होगा, उस बच्चे का जीवन भी उतना ही खुशियों से भरा और समृद्ध होगा। राजकुमार हर्ष से इस प्रथा के बारे में जानने के बाद काव्या उससे बड़ी ही उत्सुकता से कहती है, अरे वाह, ये तो एक बहुत अच्छी प्रथा है।
और फिर उससे पूछती है, मतलब क्या आप सभी लोगों के जन्म पर लगाए हुए पेड़ एक ही जगह पर एक साथ लगे हैं? हर्ष काव्या से कहता है, हाँ, हम सभी बहन भाइयों के जन्म के साथ ही उनके नाम का पेड़ महल के एक खास शाही बगीचे में एक साथ एक ही जगह पर लगे हैं। लेकिन वहां पर हर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हर्ष की बात सुनकर काव्या हर्ष से पूछती है, क्या खास शाही बगीचा? पर यह कहाँ पर है? क्या वहां पर आप लोगों के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता? मैं भी नहीं। इतना कहकर वह थोड़ा मायूस होकर उन फूलों की तरफ देखने लगती है। काव्या की बात सुनकर हर्ष को ऐसा लगता है कि जैसे वह वहां पर जाना चाहती है। इसलिए वह काव्या से कहता है, अमृता दीदी, आप अभी तक वहां पर नहीं गई होंगी ना? तो फिर देर किस बात की है? चलिए, मैं अभी आपको अपने साथ उस बगीचे में ले चलता हूँ। वहां जाकर आप खुद ही देख लेना कि मेरा पेड़ कितना बड़ा हो गया है और उस पर कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं। काव्या हर्ष से कहती है, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब क्या मैं आपके साथ उस बगीचे में जा सकती हूँ? पर कहीं कोई कुछ कहेगा तो नहीं? हर्ष कहता है, हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ वहां पर चल सकती है। भला मुझे वहां पर आपको ले जाने से रोकने की हिम्मत किस में होगी? आखिर मैं राजकुमार हर्ष हूँ। मैं तो किसी को भी अपने साथ में वहां पर ले जा सकता हूँ। राजकुमार हर्ष की बात मानते हुए काव्या उनके साथ उस बगीचे में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और अब वह दोनों उस बगीचे में जाने के लिए बाहर चले जाते हैं। जब काव्या वहां उस बगीचे के अंदर पहुंचती है तो वह देखती है कि यह शाही बगीचा महल के दूसरे और बगीचों से बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि यह कोई आम बगीचा थोड़ी नहीं था, यह तो बेहद ही खास था। इस बगीचे के अंदर राजपरिवार के हर सदस्य के जन्म पर उनके नाम का अपना एक पेड़ जा लगा हुआ था। काव्या वहां पर लगे हुए सारे पेड़ों को बहुत ध्यान से देखने लगती है। ये पेड़ महल के दूसरे पेड़ों से बिल्कुल अलग और बहुत ही ज्यादा घने और विशाल थे, क्योंकि इन सभी पेड़ों की देखभाल राज्य के अनुभवी मौलियों के द्वारा की जाती थी। राजकुमार हर्ष सबसे पहले काव्या को अपने जन्म पर लगाए हुए पेड़ के पास ले जाता है और उस पेड़ के नीचे रखे हुए एक पत्थर पर लिखे हुए अपने नाम को काव्या को दिखाते हुए पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये देखिए अमृता दीदी, मैंने कहा था ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा पेड़ मेरा ही होगा। अब आप मुझे खुद ही देखकर ये बताइए कि यह बाकी सभी पेड़ों से ज्यादा अच्छा है या नहीं। काव्या उस पेड़ को ध्यान से देखते हुए राजकुमार हर्ष से कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा था राजकुमार हर्ष, आपका पेड़ तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है और इसके फूल भी दूसरे पेड़ों पर लगे हुए फूलों से ज्यादा खूबसूरत हैं। अब पता चला कि आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं, क्योंकि आपके पेड़ पर से तो बाहर का मौसम कभी जाता ही नहीं होगा। इतना कहकर वह दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। अब काव्या वहां पर लगे हुए आसपास के सभी पेड़ों को ध्यान से देखने लगती है, ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ पर किसके नाम से कौन सा पेड़ लगा है। तभी काव्या की नजर वहां पर एक कोने में मौजूद एक मुरझाए हुए सूखे बेजान से पेड़ पर पड़ती है। काव्या उस पेड़ के पास जाती है। हर्ष भी उसके पीछे पीछे वहां जाता है। उस पेड़ के पास पहुंचकर काव्या कहती है, कितनी अजीब बात है, यहाँ पर मौजूद सभी पेड़ तो कितने ज्यादा हरे भरे और खूबसूरत हैं, लेकिन इस पेड़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे इस पेड़ से पतझड़ का मौसम अभी तक गया ही नहीं है। इतना कहकर काव्या उस पेड़ के नीचे रखे पत्थर पर लगी हुई मिट्टी को साफ करके ये देखने की कोशिश करने लगती है कि इस पर किसका नाम लिखा है और आखिर यह पेड़ है किसका। काव्या जब उस पत्थर पर से मिट्टी हटाकर उस पर लिखे हुए नाम को पढ़ती है तो उसे पढ़कर वह एकदम से शॉकड हो जाती है, क्योंकि उस पर किसी और का नहीं बल्कि राजकुमार शौर्य का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर काव्या को शौर्य का ख्याल आता है और वह एकदम से खामोश होकर उसके बारे में सोचने लगती है। फिर वह राजकुमार हर्ष से पूछती है, राजकुमार हर्ष, क्या राजकुमार शौर्य के पेड़ की देखभाल माली ठीक से नहीं करते हैं, जो यह इतना मुरझा और सूख गया है? और देखिए, बाहर के मौसम में भी इस पर अभी तक नए फूल और नए पत्ते भी नहीं आए हैं। राजकुमार हर्ष काव्या से कहता है, अमृता दीदी, माली तो सभी पेड़ों की देखभाल अच्छे से करते हैं, पर वह इस पेड़ की चाहे जितनी भी देखभाल कर ले, उसके बाद भी ये पेड़ कभी फलता फूलता ही नहीं है, हमेशा ऐसे ही मुरझाया हुआ रहता है। राजकुमार हर्ष की बातें सुनकर काव्या उससे पूछती है, राजकुमार हर्ष, अगर मैं आपसे किसी के बारे में कुछ पूछूंगी तो क्या आप मुझे उसके बारे में बताएंगे? राजकुमार हर्ष कहता है, हाँ अमृता दीदी, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकती है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। काव्या कहती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजकुमार शौर्य के साथ आखिर दिक्कत क्या है? मतलब वह हमेशा सबसे अलग थलग यूं ही अपने आप में ही अकेले क्यों रहते हैं? काव्या के मुंह से राजकुमार शौर्य का नाम सुनकर पहले तो राजकुमार हर्ष थोड़ा घबरा जाता है,
लेकिन फिर वह काव्या को बताता है, अमृता दीदी वह इसलिए क्योंकि राजकुमार शौर्य बचपन से ही इस महल से दूर रहे हैं। इस वजह से हम में से किसी के साथ भी उनका रिश्ता भाइयों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। काव्या राजकुमार हर्ष से हैरानी से पूछती है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? वह तो एक राजकुमार है ना, तो फिर वह बचपन में यहाँ महल में क्यों नहीं रहते थे? हर्ष काव्या से नजरें चुराते हुए थोड़ा अटकते हुए कहता है, क्योंकि राजकुमार शौर्य श्रापित है, और इसी वजह से उनकी माँ ने और महाराज ने बचपन में ही उन्हें अपने एक दूर के रिश्तेदार को गोद दे दिया था, ताकि उनकी वजह से इस महल में और इस राज्य पर कोई विपत्ति ना आए। शौर्य के अतीत से जुड़ी इतनी बड़ी सच्चाई जानकर काव्या के तो होश ही उड़ जाते हैं, और वह राजकुमार हर्ष से कहती है, क्या श्रापित? ये कैसा अंधविश्वास है? भला आज के जमाने में कौन ऐसी बातों पर विश्वास करता है? अपनी बात को पूरा करते ही काव्या को ध्यान आता है कि वह इस वक्त अपने समय में नहीं है, बल्कि यहाँ पर अपने समय से सदियों पीछे के युग में है। इसलिए वह अपनी बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाती और खामोश हो जाती है। राजकुमार हर्ष काव्या से कहता है, अमृता दीदी यहाँ पर इस तरह की बातों को बहुत महत्व दिया जाता है, और फिर सबके पास उनके इस श्राप से डरने की वजह भी तो है, क्योंकि जब वह पैदा हुए थे तो उस समय हमारे राज्य में एक बहुत भयंकर महामारी फैली थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। महाराज ने इस महामारी के इलाज के लिए दूर दराज के राज्यों से यहाँ तक कि विदेशों तक से बड़े बड़े वैद्य और हकीमों सबको इस राज्य में बुलवाया, लेकिन किसी के पास भी उस महामारी के इलाज का कोई तोड़ नहीं था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी को लोगों में फैलने से कैसे रोके। तब आखिर में राज ज्योतिषी ने यह बताया कि राज्य पर यह सारी परेशानियां और मुश्किल राजकुमार शौर्य के श्रापित होने की वजह से आई है, क्योंकि राजकुमार शौर्य के शरीर पर जो जन्मचिन्ह बर्थ मार्क था वह अशुभ है और नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। इसलिए उन्होंने राजकुमार शौर्य को श्रापित बताते हुए उन्हें इस महल और इस राज्य से दूर भेजने की सलाह दी, जिससे हमारे राज्य में फैली हुई यह बीमारी खत्म हो जाए और हमारा राज्य पहले की तरह ही खुशहाल बन जाए। अब काव्या को राजकुमार शौर्य की व्यक्तित्व के पीछे छुपी हुई असली सच्चाई का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि आखिर क्यों शौर्य इतना बेरहम और गुस्से वाला है, क्योंकि जिस इंसान को बचपन में ही उसके अपनों ने अंधविश्वास में आकर छोड़ दिया हो, उसके दिल में किसी के प्रति प्रेम और दया की भावना कैसे हो सकती है। ये सब जानकर काव्या को शौर्य के लिए बहुत बुरा फील होता है, और वह अपने मन में सोचती है, अब मुझे समझ आया कि कल वह इतना दुखी क्यों था। उसे मन ही मन शौर्य के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर काव्या उस पेड़ की तरफ देखती हुई राजकुमार हर्ष से कहती है, आप जानते हैं राजकुमार हर्ष की यह पेड़ इतना मुरझाया हुआ क्यों है, और इस पेड़ से पतझड़ का मौसम क्यों नहीं गया? क्योंकि जिसके नाम का ये पेड़ है उसके मन में बाहर खुशी की जगह मायूसी के कोहरे ने ले रखी है। राजकुमार हर्ष को काव्या की कही हुई बातें समझ नहीं आती हैं, और वह अपने सर को खुजाते हुए काव्या से पूछता है, अमृता दीदी आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो बाहर का मौसम है ना, तो फिर अभी कोहरा कैसे हो सकता है? काव्या हर्ष से कहती है, आप ज्यादा मत सोचिए राजकुमार हर्ष, आप अभी छोटे हैं, इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। फिर काव्या उनसे कहती है, अच्छा तो आप मुझे ये बताएं, क्या औरों की तरह आप भी राजकुमार शौर्य से नफरत करते हैं और उन्हें बुरा समझते हैं? हर्ष कहता है, नहीं अमृता दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे इन सब चीजों की वजह से नफरत कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब तो मेरे पैदा होने से कई साल पहले हुआ था। मैं उस वक्त मौजूद थोड़ी ना था जो उन्हें इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराऊं। मैं उनके पास इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मैंने सुना है कि वह बहुत ही गुस्से वाले हैं और गुस्से में आकर किसी को भी यूं ही सजा दे देते हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाता हूं। राजकुमार हर्ष की बात सुनकर काव्या समझ जाती है कि महल में सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो राजकुमार शौर्य को बुरा समझते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग तो शौर्य के करीब इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें उसके बर्ताव से डर लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके बेरहम होने और गुस्से का तेज होने की बात तो पूरे राज्य में फैली हुई है। इसलिए काव्या राजकुमार हर्ष को समझाते हुए कहती है, राजकुमार हर्ष जरूरी नहीं कि हम जिस इंसान को बुरा समझ रहे हो वह वाकई में बुरा हो। कई बार हम लोगों की बातों में आकर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं, जिनका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं होता। अब जरा खुद सोचिए, अगर राजकुमार शौर्य वाकई में इस राज्य के लिए कोई अभिशाप होते तो अभी तो वह कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कुछ हुआ क्यों नहीं? हो सकता है उस वक्त उस महामारी का फैलना तकदीर का लिखा हुआ हो, ना कि इसका संबंध राजकुमार शौर्य से हो।
राजकुमार हर्ष को भी काव्या की कही हुई बात सही लगती है और वह उससे कहता है, हाँ अमृता दीदी आप कह तो बिल्कुल सही रही है, लेकिन मैंने आपको बताया न कि मेरी राजकुमार शौर्य से बात न करने की वजह उनका श्रापित होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वह खुद ही हमसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन वह हम में से किसी से भी दोबारा मिलने नहीं आए और ना ही उस दिन के बाद दोबारा हमसे कोई बात की है। काव्या राजकुमार हर्ष की बात का कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन अब उसे इतना तो समझ आ जाता है कि इन सब भाइयों के बीच दूरियों की असल दिक्कत पहले पहल करने की है। दूसरे लोग शौर्य के करीब इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शौर्य बहुत घमंडी और अहंकारी है, और शौर्य किसी के करीब इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि उसके श्रापित होने की वजह से सभी लोग सिर्फ उससे नफरत ही करते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा ये भाग यहीं पर खत्म होता है। अब आगे ये देखना होगा कि क्या कभी शौर्य की उसके परिवार के साथ ये दूरियां खत्म भी होंगी या फिर वह ऐसे ही अकेला रहेगा। इन सभी सवालों का जवाब तो आपको रिश्ते सुधारने का पहला कदम चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि काव्या सनराइज देखने के लिए महल के पास वाली पहाड़ी पर जा रही होती है, पर जाते समय वह पूरे रास्ते सिर्फ शौर्य के बारे में ही सोच रही थी। वह मन ही मन अपने आप से बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि कल उसने शौर्य से बहुत बेरुखी से बात की थी, इसलिए उसे इस बात का पछतावा हो रहा था। काव्या जब सनराइज पॉइंट पर पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही शौर्य बैठा हुआ था। शौर्य को वहां देखकर पहले तो काव्या वहां से वापस लौट जाने का सोचती है क्योंकि उसमें उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसे महसूस होता है कि शौर्य अभी बहुत अकेला है और मायूस है, इसलिए वह उससे बात करने के लिए उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, मैं कल के लिए तुमसे माफी चाहूंगी, मैंने बिना सोचे समझे ही तुमसे बहुत कुछ कह दिया था। काव्या की बात सुनकर शौर्य सोचता है कि इसे क्या हुआ है। तभी शौर्य की नज़र काव्या के गले के उस घाव पर पड़ती है जिसके होने की वजह वह खुद था। उसे देखकर उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए अब वह काव्या से पूछता है, क्या ये घाव अभी तक नहीं भरा? काव्या उससे कहती है, गहरा जख्म है, इतनी आसानी से नहीं भरेगा, लेकिन मुझे यकीन है वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। आगे काव्या उससे कहती है, मुझे पता चला है कि तुम अब महल में ही रहने वाले हो, अगर मैं तुमसे इस बारे में कुछ कहना चाहूं तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? शौर्य काव्या की तरफ गौर से देखता है लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और खामोश ही रहता है। इसलिए काव्या को ऐसा लगता है कि शायद यही सही वक्त है शौर्य से इस बारे में बात करने का, इसलिए वह उससे कहती है, हो सके तो तुम अब वहां पर सबके साथ मिलजुल कर रहना, इस तरह हमेशा खुद को दूसरों से अलग मत रखना, अकेलापन इंसान को खोखला बना देता है। काव्या की बातें शौर्य को गुस्सा तो नहीं दिलाती हैं, लेकिन वह उनसे मायूस जरूर हो जाता है और काव्या की तरफ देखकर उससे कहता है, पर अगर कोई खुद ही मुझसे मिलना नहीं चाहे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है उन्हें मुझसे नफरत हो और इसीलिए वह मुझे अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम बताओ ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? काव्या एकदम से तेजी से कहती है, बिना कोशिश किए हार तो बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। हो सकता है जिसे हम लोगों की नफरत समझ रहे हैं वह सिर्फ एक झिझक हो पहले पहल करने की। वैसे भी कोई भी नई शुरुआत बिना पहला कदम उठाए तो नहीं की जा सकती। अगर दूसरे वह पहल करने से झिझक रहे हैं तो क्या एक नई शुरुआत के लिए हम वह पहला कदम नहीं ले सकते? शौर्य काव्या से नजरें हटाकर सामने की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे डर लगता है हर नई शुरुआत से कि कहीं उसका अंजाम भी अधूरा ही ना रह जाए और एक बार फिर मेरे हाथों में सिवाय खालीपन के कुछ ना बचे। काव्या कहती है, जिस तरह मरने के डर से जीना नहीं छोड़ा जाता, उसी तरह किसी भी चीज के अंजाम के बारे में पहले से ही सोचकर हम कोशिश करना कैसे छोड़ सकते हैं? शौर्य कहता है, लेकिन हमारे कोशिश करने के बावजूद भी अगर कोई ना बदले तो? काव्या कहती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई ऐसा हो जो ना बदले तो फिर ऐसे लोगों को फिलहाल के लिए उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जिन्हें हमारी कद्र नहीं उनकी फिक्र करने से बेहतर है हम खुद की जिंदगी पर ध्यान दें और खुद को इतना काबिल बना लें जिससे कि हमें उन लोगों के हमारी कद्र करने या न करने से कोई फर्क ही न पड़े। काव्या की बातें शौर्य को बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव वाइब्स देती है और अब उसमें अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते सुधारने की हिम्मत आ जाती है। सीन कट। महल में एक लाइब्रेरी जैसी दिखने वाली जगह पर सभी राजकुमार और राजकुमारियां एक साथ बैठे होते हैं। कहने को तो यह उस जमाने की लाइब्रेरी थी,
लेकिन ये सब इसका इस्तेमाल वहां पढ़ने के बजाय गैदरिंग के तौर पर और महल में चल रही चीजों के बारे में आपस में गपशप करने के लिए ज्यादा किया करते थे। उस कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज के चारों तरफ कुर्सियां डालकर सभी राजकुमार और राजकुमारियां बैठे हुए थे। इन सभी के सामने मेज पर कुछ किताबें रखी हुई थी, जिससे ये पता चल रहा था कि वह सब यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन वह सब अभी भी यहाँ पर पढ़ाई नहीं, बल्कि अपनी दूसरी बातें करने में मसरूफ हैं, सिवाय राजकुमारी अनन्या को छोड़कर, क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने का शौक है। इसलिए तो वह अभी भी एक किताब हाथ में लिए खामोशी से बैठी उसे बड़ा ध्यान लगाकर पढ़ रही होती है। राजकुमारी अनन्या को यूं अकेले ही पढ़ता देख राजकुमारी ऐश्वर्या को उस पर गुस्सा आ जाता है, और वह गुस्से से उसके हाथ से उस किताब को छीनकर उसे बंद करके पटक कर मेज पर रखती हुई उससे कहती है, ये तुम क्या हर वक्त ही यह किताबी कीड़ा बनी रहती हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सबको भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। हर वक्त किताबों में घुसे रहने के बजाय कभी अपने आसपास के माहौल में हो रही चीजों पर भी ध्यान दे दिया करो। तभी वहां पर राजकुमार ध्रुव राजकुमार विक्रांत की तरफ देखकर उससे उसके पैर में लगी चोट के बारे में बोलते हुए उससे पूछता है, राजकुमार विक्रांत आपको यह चोट कैसे लगी? मुझे अच्छी से याद है कि जब मैं आपसे आखिरी बार मिला था तब आपका पैर बिल्कुल ठीक था। आप तो कहीं महल के बाहर भी नहीं गए, तो फिर आपको इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई? उसके इस सवाल पर सभी लोग एक साथ राजकुमार विक्रांत की तरफ देखने लगते हैं, जैसे कि वह सब उसके इस बात का जवाब देने का इंतजार कर रहे हो। राजकुमार ध्रुव के सवाल से राजकुमार विक्रांत थोड़ा सा छटपटा जाता है और गुस्से से राजकुमार ध्रुव से कहता है, तुम कोई हर वक्त तो मेरे साथ रहते नहीं हो जो तुम्हें ये पता हो कि मुझे ये चोट आखिर लगी कैसे। बेहतर होगा कि मेरे ऊपर नजर रखने के बजाय तुम अपने काम से काम रखो। राजकुमार ध्रुव समझ जाता है कि राजकुमार विक्रांत यह सब उससे बहुत गुस्से में आकर कह रहा है, इसलिए वह विक्रांत का ध्यान खुद पर से हटाने के लिए सबको बताता है, अच्छा चलिए छोड़िए, कोई और बात करते हैं। मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि राजकुमार शौर्य अब महल में ही रहने वाले हैं। अब वह यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। लेकिन कितनी अजीब बात है ना, इतने दिन हो गए उनको यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने एक बार भी हम में से किसी से भी मिलने का नहीं सोचा। राजकुमार ध्रुव की बात सुनकर राजकुमारी ऐश्वर्या एकदम से बीच में बोल पड़ती है, वह इसलिए क्योंकि वह बहुत ज्यादा घमंडी है और अपने सामने हमें कुछ भी नहीं समझते, इसलिए तो वह अभी तक हमसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। लीजिए जी, शौर्य के घमंडी होने और अपनी नजरों में दूसरों की कोई अहमियत न समझने की बात कर रहा है, तो वह भी कौन? राजकुमारी ऐश्वर्या, जिनमें खुद ही अहंकार और घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। राजकुमारी ऐश्वर्या की शौर्य के लिए कही गई बातें राजकुमार हर्ष को बुरी लगती है और वह उससे वही सारी बातें कहता है जो कि बीती रात काव्या ने उससे कही थी। हर्ष राजकुमारी ऐश्वर्या से कहता है, राजकुमारी ऐश्वर्या ऐसा भी तो हो सकता है कि राजकुमार शौर्य बिल्कुल भी घमंडी न हो, उन्हें बस हमसे मिलने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही हो। ये सब आपस में शौर्य के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर उन सबके पास शौर्य आ जाता है, क्योंकि काव्या की बात सुनने के बाद शौर्य को इस बात की हिम्मत मिली थी कि उसे अपने रिश्ते को सबके साथ बेहतर करने के लिए कम से कम एक कोशिश तो जरूर ही करनी चाहिए। इसलिए वह यहाँ आया था ताकि वह ये जान सके कि महल में कितने ऐसे लोग हैं जो अभी उससे नफरत नहीं करते हैं। शौर्य को वहां देख वहां सभी लोग एकदम से खामोश हो जाते हैं और वहां एकदम से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अभी यह सब वहां बैठकर आपस में शौर्य के बारे में ही तो बातें कर रहे थे। नए किरदार की एंट्री। अभी तक आपने पढ़ा कि शौर्य को देखकर वहां बैठे सभी लोग एकदम से खामोश हो जाते हैं और वहां एकदम से सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अभी यह सब वहां बैठकर आपस में शौर्य के बारे में ही तो बातें कर रहे थे। अब पढ़िए आगे। शौर्य वहां पर आ तो जाता है, लेकिन क्योंकि वह इन सब के कुछ खास करीब नहीं था, इसलिए वह एक कोने में पड़ी हुई कुर्सी पर जाकर खामोशी से बैठ जाता है और एक किताब अपने हाथ में लेकर उसे पढ़ने लगता है। राजकुमारी ऐश्वर्या राजकुमार ध्रुव से कहती है, ये राजकुमार शौर्य यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन्हें कैसे पता चला कि हम इस वक्त यहाँ पर बैठे होते हैं? इन्हें आखिर किसने यहाँ बुलाया? राजकुमार ध्रुव उसकी बात का जवाब दे पाता इससे पहले ही वहां पर राज्य के दंडाधिकारी यानी कि न्यायमंत्री का बेटा समर्थ आता है। इसका काम वहां पर मौजूद सभी राजकुमार और राजकुमारियों को राजनीतिक शास्त्र के बारे में पढ़ाना था। समर्थ को वहां देखकर उनमें बैठे एक दो लोगों को छोड़कर बाकी सब अपना मुंह बना लेते हैं, क्योंकि वह उसे कुछ खास पसंद नहीं करते थे। और वह ऐसा क्यों करते थे, इसके बारे में आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा।
यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समर्थ हमारी कहानी का एक बिल्कुल ही नया किरदार है। इसके बारे में आपको पिछले भागों में इसलिए नहीं पता था क्योंकि मैंने इसकी एंट्री इस कहानी में अभी अभी करवाई है। तो चलिए मैं आपको इस किरदार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। समर्थ एक बहुत ही होनहार और काबिल नौजवान है। अपनी काबिलियत के बलबूते पर ही इसने इस राज्य में होने वाली राजकीय परीक्षा में सबसे कम उम्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने का मुकाम हासिल कर लिया, जिसकी वजह से इसकी नियुक्ति राज्य के वित्तीय विभाग में एक ऊंचे पद पर हो गई। और साथ ही महाराज ने इसको सभी राजकुमार और राजकुमारियों को राजनीतिक विषयों के बारे में पढ़ाने के लिए इन सब का गुरु भी नियुक्त कर दिया। वैसे तो ये राज्य के न्यायमंत्री का बेटा है, लेकिन इसके पिता के इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी लोग इसे कमतर नजर से देखते हैं, जिसकी वजह है इसका अर्थ शुद्ध रक्त, हाफ प्योर ब्लड होना। दरअसल उस वक्त वहां पर लोगों के बीच एक क्लास सिस्टम होता था। वहां पर लोग दो मुख्य भागों में बटे हुए थे, एक वह जो कि शुद्ध रक्त प्योर ब्लड थे और दूसरे वह जो कि अर्ध शुद्ध रक्त हाफ प्योर ब्लड थे। ऐसा मान लीजिए कि यह उस वक्त का एक सामाजिक दर्जा सोशल क्लास था। राज्य में सम्मान की नज़र से केवल उन्हीं लोगों को देखा जाता था जो कि शुद्ध रक्त होते थे, मतलब उनके माता और पिता दोनों का ही संबंध शाही या ऊंचे खानदान से होता था। क्योंकि समर्थ के पिता तो एक ऊंचे खानदान से थे, लेकिन इसकी मां राज्य के किसी ऊंचे घराने से नहीं थी, बल्कि एक मध्यम वर्गीय कुम्हार की बेटी थी। इसी वजह से समर्थ का दर्जा वहां पर अर्ध शुद्ध रक्त का हो गया। समर्थ के इतने काबिल और होनहार होने के बावजूद भी वह लोग उसकी काबिलियत छोड़ उसके दर्जे क्लास पर ध्यान देते थे, इसलिए इन लोगों को उसे अपने गुरु के रूप में मानना मंजूर नहीं था। क्योंकि इन सब में इस बात का घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था कि यह लोग शाही खानदान से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में भला कोई नीचे दर्जे का इंसान यहाँ पर आकर इनका गुरु बनके इन सब पर हुक्म कैसे चला सकता है। समर्थ जैसे ही वहां पर आता है, वह सभी को आज होने वाली राजनीतिक चर्चा के विषय में बताता है और अपने सामने रखी हुई किताब को पढ़ने के लिए कहता है। बाकी सभी लोगों को तो उसकी बात सुनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन राजकुमारी अनन्या समर्थ की बातों को बहुत गौर से सुन रही होती है। चर्चा के बीच में ही समर्थ और राजकुमार ध्रुव के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसमें ध्रुव समर्थ को नीचा दिखाने के लिए उसके अर्ध शुद्ध रक्त होने की बात करते हुए उसकी मां के बारे में कुछ भला बुरा कहने लगता है, जिस बात का बुरा वहां पर बैठी राजकुमारी अनन्या और राजकुमार हर्ष को भी लगता है। अपनी मां के बारे में राजकुमार ध्रुव के यूं इस तरह से सबके सामने भला बुरा कहने पर समर्थ को ध्रुव पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्योंकि ध्रुव एक राजकुमार था इसलिए समर्थ उससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। लेकिन तभी यहाँ शौर्य बीच में उठकर समर्थ का साथ देता है और उसकी ओर से ध्रुव को जवाब देता है। शौर्य ध्रुव को फटकारते हुए उससे कहता है, माना कि तुम एक राजकुमार हो, लेकिन फिर भी तुम्हें दूसरों की निजी जिंदगी और उनके निजी रिश्तों के बारे में कोई भी गलत बात कहने का और उनको बेइज्जत करने का कोई हक नहीं है। वह यहाँ पर अपनी काबिलियत की वजह से पहुंचा है, ना कि अपने माता पिता के ऊंचे खानदान के होने की वजह से। दूसरों को नीचा दिखाने से पहले हमें जरा खुद को भी देख लेना चाहिए कि हम कितने काबिल हैं। अगर हमारे नाम के आगे से महाराज का नाम हटा दिया जाए तो हमारी हैसियत भी तो राज्य के एक आम नागरिक जितनी ही रह जाएगी, और फिर किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम शुद्ध रक्त है या अर्ध शुद्ध रक्त। शौर्य की बात सुनकर ध्रुव गुस्से में आकर उससे भी लड़ने लगता है और उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन राजकुमार विराज उसको बीच में ही रोकते हुए समझाते हुए कहते हैं, राजकुमार ध्रुव अपने गुस्से को जरा काबू में रखिए। अब हम सब एक परिवार हैं और परिवार के लोगों में आपस में मतभेद तो हो सकते हैं, पर वह एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं। शौर्य के उसे आईना दिखाने पर ध्रुव इतना गुस्सा हो जाता है कि वह गुस्से में एक किताब को मेज पर जोर से पटककर वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे राजकुमारी ऐश्वर्या और राजकुमार विक्रांत भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि यह लोग भी समर्थ को पसंद नहीं करते थे। लेकिन राजकुमार हर्ष, राजकुमार विराज और राजकुमारी अनन्या अभी भी वहीं पर बैठे रहते हैं। समर्थ शौर्य का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है, राजकुमार शौर्य, आपने आज मेरे लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज से पहले मेरे लिए कभी भी किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। आप वह पहले इंसान हैं जिसने मेरी काबिलियत को मेरे दर्जे के ऊपर जगह दी है। शौर्य समर्थ से कहता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है। वैसे भी मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो कमजोरों को दबाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाना अपना शौक समझते हैं। फिर वह समर्थ को समझाते हुए उससे कहता है, ये दुनिया बड़ी ही बेरहम है।
यहाँ पर अगर तुम खुद के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो ये तुम्हें कुछ कहने के काबिल भी नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर शौर्य वहां से बाहर चला जाता है। शौर्य के वहां से जाने के बाद समर्थ भी अपनी किताबें उठाकर वहां से जाने लगता है। तभी उसके हाथ से कुछ किताबें छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाती है, जिन्हें उठाने में राजकुमारी अनन्या उसकी मदद करती है। लेकिन समर्थ को राजकुमारी अनन्या का उसकी मदद करना अच्छा नहीं लगता। समर्थ उसे ऐसा करने से रोकता है और बिना उसकी तरफ देखे और उससे कुछ भी कहे बिना ही वहां से यूं ही खामोशी से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम राजकुमारी अनन्या को देखते हैं, जिसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी, जो शायद समर्थ के उसके साथ बेरुखी से बर्ताव करने की वजह से थी। इससे हम ये समझ पाते हैं कि वह मन ही मन समर्थ को पसंद करती है और उसके लिए फीलिंग्स रखती है। लेकिन समर्थ हमेशा ही उसके पास आने पर उससे दूर चला जाता है। और वह ऐसा क्यों करता है, ये तो आप सब समर्थ के बारे में ऊपर पढ़कर अच्छे से समझ ही गए होंगे। फिलहाल इसी के साथ हमारा ये भाग भी यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।